ओके, लाइव हैं हम। 1 मिनट बस मुझे चेक कर लेने देंगे वेदर आई एम लाइव। अरे हाँ जी, यस वी आर लाइव, यस वी आर लाइव। ऑल राइट एवरीवन, अ वेरी 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 ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। सभी बच्चों का ओके यस, सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है बेटा। आई वेलकम यू ऑल इन दी टुडेज सेशन विद positivity, with lots of love and with lots of good wishes for you all। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ क्लास में। आ जाएंगे सभी बच्चे। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, ओके। अच्छा मुझे बताओ, क्या सभी बच्चे कल की क्लास में आए थे ना? कल की क्लास में एक छोटू लैग हुआ था, जिसकी वजह से इवनिंग में भी हमने एक सेशन ले लिया था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सभी बच्चे उसमें प्रेजेंट थे? हाँ जी कि ना जी? आए थे? चलो वेरी वेरी गुड। हेलो मैडम, हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। अच्छा एक और चीज मेरे को बता दो, कस्तो खबर छ मैम? धीरे रमाइलो तपाई कस्तो छ? पढ़ाई गरी छ कि छैन? हाँ, माई स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल। हाँ चलो उनके लिए था ये। चलो आ जाओ एवरीवन चलो ओके। मैम आए थे, वेरी वेरी गुड बेटा, दैट्स ग्रेट। बहुत संतोष मिला था कल। प्रकृति कह रही है मैडम काफी संतोष की प्राप्ति हुई। आई होप इसी तरीके से तुम्हें फ्यूचर में भी संतोष मिलता रहे, हमारी क्लास में भी आता रहे और हम उससे बातचीत थोड़ी करते रहे तो हम सबको संतोष मिलता रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अच्छा हाँ चलो ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। सारे बच्चे आ जाओगे बच्चों। आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कई सारी नई बातें सीखेंगे और चैप्टर नंबर 1 मोस्टली आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज इवनिंग तक आपको सबको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो फिर हमारे होमवर्क्स भी स्टार्ट हो जाएंगे फुल फ्लेजेड, जहां पे मैं आपको हर चैप्टर के बाद, अब मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज भी करने वाली हूं। मैडम क्या करने वाले हो? आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी चैप्टर मैं आप लोगों का उस चैप्टर का एक डिटेल्ड रिवीजन लूंगी, एक डिटेल्ड रिवीजन जिसमें बारीकियों को डिस्कस करके फिर से रिवाइज करेंगे और उस डिटेल्ड रिवीजन के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी हम क्या कर लेंगे, रेफर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ सबका खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लो कल की क्लास में हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम उसका एक डिटेल्ड रिवीजन भी लेंगे और उस डिटेल्ड रिवीजन के बाद मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस भी रेफर करवा दूंगी। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऋषि निमावत, ऋषि कह रही है मैम प्लीज रिवीजन करवा दो। बेटा खुद से भी पढ़ाई करनी है। 1 मिनट, अभी अभी चैप्टर खत्म हुआ नहीं, उससे पहले वैसे अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैं कह रही हूँ आपका रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद अपने लिए एफर्ट्स लेने ही छोड़ दो। मैडम हम तो कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम ही पढ़ाओगी, तुम ही प्रैक्टिस करवाओगी, तुम ही रिवीजन कराओगी। हम तो क्या है, आप चाहो तो हमारे लिए एग्जाम भी जाकर दे दो। ऐसा नहीं होता ऋषि बेटा, खुद के लिए खुद थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, है ना, तभी पास होगे जाके। मैं तो करा दूंगी पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे हाथ धो के बैठ जाओ मेरे को नहीं करने का है। ऐसे नहीं होता बेटा, करने का नहीं होता है, करने का होता है। ऐसा मन को ऐसा मत बोलने का, मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी, ऐसे बोलना है मैं करूंगी मैं करूंगी, धीरे धीरे करूंगी धीरे धीरे करूंगी धीरे धीरे करूंगी पर कर लूंगी, ठीक है। ओके चलो एवरीबडी ओके, चलो ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ओके। चलिए ऋषि तो लड़का है ना, अब तुम ऐसा ऐसा नाम रख लोगे, मेरे को क्या पता ऋषि लड़का है कि लड़की है। मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूं और मैंने बोला था इस क्लास में जेंडर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ही इंक्लूड शी। चलो मिल जाएगा मनोज, मिल जाएगा, डोंट वरी बेटा। मैं क्या करूंगी, मनोज कह रहा है मैडम अभी तक समरी वाले पीडीएफ का एक्सेस नहीं मिला है। अभी एक चैप्टर तो खत्म कर ले, समरी को पढ़ने से पहले एक बार एक चैप्टर तो कर ले। और मेरे पास पीडीएफ रख के करूंगी क्या, बता। मैडम तुम पीडीएफ शेयर नहीं कर रही, मैं अपने पास क्या करूंगी रख के, तेरे लिए बनाया, तेरे को दे रही दे दूंगी ना, ऑफकोर्स मेरे पास रख के क्या करूंगी मैं, बता। चल एवरीवन चल ओके बेटा जी, ओके ओके ओके, लेट्स
get the classes rolling and let's get the classes started. Okay. सारे बच्चे, आई होप आपने कल तक सारी क्लास अटेंड की और आज हम क्या पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज एंगेजमेंट. ठीक है, हमने कल की क्लास में इनहेरेंट, मैम संतोष आया है क्लास में, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा संतोष, व्हाट इज दिस यार, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मेरे को नहीं दिख रहा संतोष. ये तो खराब बात हो गई. सॉरी बोल रहा आपको, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने तो ब्लॉक भी नहीं किया था, मैंने नहीं किया ब्लॉक. तुम कह रहे हो मैडम तुमने संतोष को ब्लॉक कर दिया, मैं काय को करूंगी, मैंने नहीं किया ब्लॉक. संतोष मन में बेटा ऐसा मत सोचना मैंने तेरे को ब्लॉक किया, अब कोई और टीचर ने कर, तूने ऐसा जाके किसी और को भी बोला होगा तो कर दिया होगा किसी ने ब्लॉक तेरे को, मैंने नहीं किया, पर मेरे को दिख नहीं रहे हो आप. चलो कोई बात नहीं, माफी एक्सेप्टेड बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो क्या हो गया, आपने अपनी मन की बात बोली, मैंने मन की बात सुन ली और रिएक्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. चलो आ जाओ. एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, एमवी सर ने किया होगा बेटा ब्लॉक, एमवी सर कर देते हैं ऐसे. मैं तो फिर भी संतोष से कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, पर एमवी सर ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो क्या है कि एमवी सर ने कर दिया होगा. चलो आ जाओ बच्चों, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके अच्छा, अब इधर उधर की बातें खत्म. सारे बच्चे, मैम समरी का पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा करो. हाँ मैं पीडीएफ दे दूं ना, ताकि तुम आगे किसी और को पीडीएफ शेयर कर दो. है रुषि बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्लान है आपका. रुषि कह रहा है मैडम एक काम करो, हमें आप अपनी समरी बुक की पीडीएफ दे दो, हम प्रिंट करवा लेंगे. हाँ उसके बाद आप जाके किसी 5 बच्चों को और दे दोगे पीडीएफ. ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप शेयर कर देते हो, क्या दूं मैं तुम लोग को, बताओ. रात दिन मेहनत करके मैंने वो समरी बुक बनाई है, महीनों महीनों की मेहनत है उस समरी बुक में, और मैं आपको पीडीएफ दे दूं ताकि आप सबको दे दो जाके, है ना. ओके धन्य हो धन्य हो धन्य हो, आ जाइए. ओके चलिए एवरीबडी, सारे बच्चे अब इधर उधर की बात ना करें और सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे. ओके, एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग. चलो सारे बच्चे, एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह की अरेंजमेंट. अरे एंगेजमेंट मतलब अरेंजमेंट, एंगेजमेंट मतलब अरेंजमेंट. मेरे को एक बात बताओ, तुम चाहे लाइफ में किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, लेट्स से तुम लोग दो मिलकर अगर काम कर रहे हो, ए और बी ने डिसाइड किया कि वो लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, आपको नहीं लगता ए और बी को एक फॉर्मल अग्रीमेंट बीच में एंटर कर लेना चाहिए? ए और बी अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग मिलकर काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता एक फॉर्मल अग्रीमेंट हो जाना चाहिए, जिस अग्रीमेंट में आप लोग को लिख लेना चाहिए ए के क्या ड्यूटीज होंगे, बी के क्या ड्यूटीज होंगे, ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये डिसाइड कर लेना चाहिए क्या? तुमको क्या लगता है, कर लेना चाहिए क्या? व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है? आप लोग बताएंगे आपको क्या लगता है, कर लेना चाहिए? यस मैम, ताकि आगे जाके किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. कल चलकर ए बोलेगा बी तुमको ये करना था, बी बोलेगा नहीं ए आपको ये करना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. तो एक अग्रीमेंट एंटर कर लेना चाहिए, एक फॉर्मल अग्रीमेंट. तो वैसे ही अगर ऑडिटर किसी की ऑडिट करने जा रहा है, ये ऑडिटर है और लेट्स से ये कंपनी है, क्लाइंट है, तो कहता है आपस में ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में भी एक फॉर्मल अग्रीमेंट होना चाहिए. कहता है ऑडिटिंग में भी एक फॉर्मल अग्रीमेंट होना चाहिए ऑडिटर एंड क्लाइंट के अंदर. ठीक है, वेयर ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज. जिस फॉर्मल अग्रीमेंट में, इस फॉर्मल अग्रीमेंट में ऑडिटर बताएगा कि मैं आपके कंपनी की ऑडिट करने आया हूं, मेरा काम है ऑडिट करने का, मेरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि मैं इतनी चेकिंग करूं कि मैं रीजनेबली एश्योर हो जाऊं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, और मैं ओपिनियन दूंगा रिपोर्ट में. और क्लाइंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं, ये आपका काम है. तो कहते हैं क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट होना जरूरी है. इस फॉर्मल अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगेजमेंट लेटर. एंगेजमेंट लेटर, ये एंगेजमेंट लेटर, ये जो फॉर्मल अग्रीमेंट है जो ऑडिटर और क्लाइंट एंटर करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगेजमेंट लेटर. तो बेटा ए जो ऑडिटर है ना, ये एंगेजमेंट लेटर बना के क्लाइंट को देता है और बोलता है इसे एक्सेप्ट करो, साइन करो इस पे. तो इस एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर लिखता है कि मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, आपके क्या होंगे, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं क्या करूंगा ऑडिट खत्म होने के बाद. तो ये सारी चीजें इस एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर लिख देता है और क्लाइंट को भेज देता है, क्लाइंट इस पे साइन कर देता है. तो इसे कहते हैं फॉर्मल अग्रीमेंट,
जो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में होना चाहिए, जो कि कैसे एंटर करते हैं, एंगेजमेंट लेटर के फॉर्म में एंटर करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट कहता है द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज, ये जो आप ऑडिट करते हो, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब ये जो आप किसी भी कंपनी के जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हो, ये क्यों करते हो? ये 21वीं बार इंस्टीट्यूट की बुक में ये लाइन रिपीट हो रही है, टू एनहांस द डिग्री ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एक्सटर्नल ऑडिट्स आप करते हो, जैसे मैं जाके टाटा मोटर्स, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन सब की अगर ऑडिट कर रही हूं, तो ये एक्सटर्नल ऑडिट्स क्यों की जा रही है? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से चेक हो जाए, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बढ़ जाए। सच एंगेजमेंट्स आर ऑल्सो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट में क्या देता है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो देता नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो हम ऑडिट एंगेजमेंट्स को क्या कहते हैं? हम ऑडिट एंगेजमेंट्स को रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ऑडिट में ऑडिटर क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस। तो कहता है ऑडिट एंगेजमेंट को हम रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं। कहता है ठीक है, कहता है फॉर एग्जांपल, कहता है देखो इंडिया के अंदर ना कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। कहता है भारत में ये मैंडेटरी है कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल ऑडिटर से। इवन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए, लेट्स से मान लो पार्टनरशिप फर्म हो गई, क्या वो भी चाहे तो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा सकती है क्या? मैंडेटरी तो नहीं है उनके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है, प्रोप्राइटरी के लिए मैंडेटरी है नहीं, पर ये करवाते हैं क्या ऑडिट? क्योंकि ऑडिट के बहुत फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए करवाते हैं। अच्छा, क्या फायदे होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम, आप तो टाटा मोटर्स की ऑडिट नहीं कर पाएंगे? हाँ, म्यूचुअल, सॉरी सही कह रहे हो। क्या करें, टाटा मोटर्स मेरी फेवरेट है यार, टाटा मोटर्स ने मुझे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मेरे मुंह से अगर कंपनी निकलती है तो मेरे मुंह से सिर्फ टाटा मोटर्स ही निकलता है। मैं क्या करूं यार, ट्राई करूंगी अब मैं कोई दूसरे कंपनी का नाम लेने, बट टाटा मोटर्स इज, रतन टाटा सर इज भगवान है यार। चलो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, चलिए एवरीबॉडी चलो स्टार्ट करेंगे। तो मैडम मतलब यार ऑफ कोर्स यार ऑडिट तो करवानी पड़ेगी ना, हर कंपनी को करवानी पड़ती है, क्यों? ताकि पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, क्योंकि यूजर्स इसको रीड करके आपकी ऑडिट रिपोर्ट को रीड करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो इसलिए ऑडिट तो करवानी होती है, हर कंपनी को करवानी है। पर कहते हैं उनको छोड़कर और भी बहुत सारे कंपनीज ऑडिट, मतलब और भी बहुत पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म्स, इन पे कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ऑडिट की। लॉ कहता है क्या, कानून कहता है कि ऑडिट कराओ, नहीं, पर करवाते हैं ये लोग। क्यों करवाते हैं? बहुत सारे ऐसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी चाहे तो ऑडिट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत फायदे हैं ऑडिट के। मैडम क्या फायदे हैं? एक एक करके पढ़ेंगे, वन बाय वन। चलो तो आ जाइएगा इधर, और अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट की। यहां से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मेन पॉइंट से समझाऊंगी। बेटा फायदे क्या है ना ऑडिट के? बेटा बहुत फायदे हैं ऑडिट के। क्या बात कर रही हो मैडम? यस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग? बेटा ऑडिट के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप ऑडिट करोगे ना तो आप बिग स्कैम्स को पकड़ पाओगे। क्या बात कर रही हो मैम? यस बेटा, अगर तुम, मैम एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म पे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट की, पर फिर भी जाके ऑडिट करवा रहे हैं। ज्यादा पैसा आ गया क्या इन लोग के पास? नहीं, अगर ऑडिट करवाते हो ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा ऑडिट करवाने का। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अच्छा हाँ, क्या बेनिफिट है? मेमोरी टेक्निक क्या है? मेमोरी टेक्निक ये है कि अगर तुम ऑडिट करवाओगे ना तो तुम अपने कंपनी में अगर कोई बिग स्कैम्स हो रहे हैं, तुम्हारे फर्म में अगर कोई बिग स्कैम हो रहा है तो उसको पकड़ पाओगे अगर ऑडिट होगी तो ऑडिट होगी तो मेमोरी टेक्निक बोल। मैम क्या मार्केट क्रैश हो गया है? मैं तो देख ही नहीं रही हूं भाई, सब लाल लाल दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए देखने का ही नहीं। मार्केट बुलाएगा पर अभी, वैसे तो भी जाना चाहिए गिरा हुआ है तो, पर अभी देखने का नहीं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं देखती नहीं अभी। ठीक है, बिग स्कैम। तो मेरे को एक बात बताओ, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के बहुत फायदे हैं, ऑडिट करवाओगे तो बिग बिग स्कैम को क्या कर पाओगे? पकड़ पाओगे। ठीक है, ओके मैम, तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलो आइए, सबसे पहले BIG, बिग। मैडम क्या फायदे हैं ऑडिट के? मेरे को एक बात बताओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सारे लोग रिलाई करते हैं, चाहे वो आपको कोई लोन देने वाला लेंडर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हैं। और कहता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो इसी को देखकर अपने क्रेडिट डिसीजंस लेते हैं। मतलब कल चलकर मेरी फर्म जाके HDFC बैंक से लोन मांग रही है, HDFC बैंक फर्म को लोन दे देगी क्या? नहीं, HDFC बैंक बोलेगी जाओ
आप ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आओ और वो भी ऑडिटेड। पार्टनरशिप फर्म कह रहा है लेकिन मेरे पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑडिट करवाने की, मैं क्यों करवाऊं? तो बैंक कहते हैं कि हम आपके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास नहीं कर सकते। हमको अगर आपको लोन देना है, हमको अपने क्रेडिट डिसीजंस अगर आपके लिए लेने हैं तो हमको ऑडिटेड स्टेटमेंट्स चाहिए। तो कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेंडर्स, बैंकर्स विश्वास करते हैं अपना क्रेडिट डिसीजंस के लिए। तो ये बेनिफिट है क्या ऑडिट करवाने का? अगर ऑडिट करवाओगे तो ही बैंक, लेंडर्स उस पे विश्वास करके आपको लोन वगैरह की फैसिलिटी देंगे। अच्छा, तो बी मतलब बैंक। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑडिटेड स्टेटमेंट पे विश्वास करके अपने क्रेडिट डिसीजंस क्या करते हैं, लेते हैं। अच्छा, आई मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट्स ऑडिटेड है इसका मतलब वो किसी ऑडिटर द्वारा चेक्ड है। तो ये क्या हो गई? हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को चेक किया गया है। एंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ऑडिटेड अकाउंट्स अगर होते हैं तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस उस इंफॉर्मेशन पे बढ़ जाता है, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि वो लोग क्वालिटेटिव अकाउंट्स पे क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और ये अकाउंट्स बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं। तो कहता है अगर अकाउंट्स की ऑडिट हुई भी है ना, तो एक तरीके से ये हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहे हैं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स पे रिलाई कर रहे हैं जो बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं, जो ऑडिटर ने चेक किया है। तो कहता है आई फॉर इंफॉर्मेशन। ऑडिट हुआ है मतलब उसे हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन माना जाता है, एंड इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे आर रिलाइंग ऑन द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, चलो, ओके मैडम, आई फॉर इंफॉर्मेशन है। हाँ जी मैडम, समझा, ओके। जी मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, कहता है गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए भी अगर ऑडिट हुई भी है ना तो बेहतर है, क्योंकि उससे ठीक तरीके से टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी। एक बात बताना मेरे को, अगर कोई एक एंटिटी ऑडिट नहीं करवाती तो आप क्या एज अ गवर्नमेंट, तुम सोचो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मान लो अगर कोई एंटिटी ऑडिट नहीं करवा रही, लेट्स से एक फर्म ऑडिट नहीं करवा रही, अगर एक प्रोप्राइटरी ऑडिट नहीं करवाया, वैसे तो उन पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो उन्होंने ऑडिट नहीं करवाई, जो प्रॉफिट का फिगर है आप उस पर कभी भी रिलाई कर सकते हो सकता है क्या कोई भी एंटिटी प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दे, प्रॉफिट को कम दिखाए, खर्चों को ज्यादा दिखा दे, प्रॉफिट को कम दिखा दे, क्यों? ताकि कम टैक्स पे करना पड़े। तो यार गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। अगर अकाउंट्स ऑडिटेड है ना तो ये मददगारी गवर्नमेंट के लिए भी होता है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि अगर ऑडिट हुई भी है मतलब ये प्रॉफिट का फिगर करेक्ट है और इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स आर हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटीज। नहीं तो कोई भी आदमी कितना भी खर्चा दिखा के कितना सा भी प्रॉफिट दिखा देगा और बोलेगा कि टैक्स हम दे ही नहीं सकते, इतना सा प्रॉफिट है हमारा। तो मुझे बताओ, तो ऑडिट का ये फायदा है ना, ऑडिट करवाओगे तो गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहता है। कहते बहुत फायदे हैं ऑडिट के। तो BIG बिग बेटा, वापस से बोलोगे, बी मतलब बुक्स, ये जो आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए होंगे तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके बेसिस पे क्रेडिट डिसीजन लेंगे। आई मतलब इंफॉर्मेशन, तो ऑडिट क्या प्रोवाइड करता है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जिसपे लोग, यूजर्स कॉन्फिडेंस प्लेस करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है। एंड इससे ये साबित होता है, अगर ऑडिट हुई भी है तो ये साबित होता है कि अकाउंट्स बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं। गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? SCAM, स्कैम। एस फॉर क्या होता है मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं क्या? आज मैंने अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं ओनर हूं क्या? हाँ, मेरे पास कंपनी की इक्विटी है यार, तो मैं ओनर हूं। तो कहते हैं शेयर होल्डर्स एक तरीके से ओनर्स होते हैं। अब टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को मैं जानती हूँ क्या? मैं रतन टाटा सर को जानती हूँ? नहीं। काश जानती, पर ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं टाटा सर की मैनेजमेंट को जानती हूँ क्या? टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट को जानती हूँ क्या? नहीं। तो मुझे क्या पता वो जो बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मैं तो ओनर हूं। तो कहते हैं शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, तो उनका ये राइट है, शेयर होल्डर्स का ये हक है कि उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए? ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हो, ऑडिट हो स्टेटमेंट्स की। क्यों? क्योंकि मैं तो नहीं जानती ना मैनेजमेंट को पर्सनली, मैनेजमेंट कुछ भी बना के मुझे चिपका देगी तो फिर कैसे चलेगा? तो कहता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ हो जाए, शेयर होल्डर्स को कोई चकमा ना लगा पाए। कहता है शेयर होल्डर्स बेचारे, उनको क्या पता कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, तो शेयर होल्डर्स तो ऊपर से ओनर्स हैं, पैसा लगा के बैठे हुए हैं कंपनी में। तो कहता है ये उनका राइट है, और ऑडिट होगी तो उनका इंटरेस्ट सेफ हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट सेफ हो जाएगा ना, क्योंकि ऑडिट हुई भी है तो मुझे पता रहेगा सब कुछ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है ना? चलो एवरीबडी समझा? यस। सी फॉर बेटा क्या होता है? स्कैम।
स्कैम का सी क्या है? कंट्रोल्स। ऑडिटर, एक बात बताओ, तुम लोग हाँ या ना में जवाब देना, सारे बच्चे। एक एंटिटी में बहुत सारे कंट्रोल्स, घने कंट्रोल्स लगे हुए हो सकते हैं, घने, पर वो कंट्रोल ठीक से चल रहे हैं कि नहीं? लगा देने से ही हो जाता है क्या? कंपनी ने कंट्रोल्स लगा दिए क्या कि कोई भी परचेज होगा ना तो पहले ऑथराइज होगा, हर परचेज बिल के ऊपर ना गुड्स रिसीव का स्टैंप होना चाहिए, कोई भी बैंक को रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे ना तो पहले मैनेजर से सिग्नेचर होगा, कोई भी ऐसा होगा ना तो ऐसा होगा, कोई भी खर्चे करने हैं तो पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। तो मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे कंट्रोल्स तो आपने लगा दिए, पर कंट्रोल्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं इसको चेक करवाना जरूरी है कि नहीं? तो कहता है जब ऑडिट होती है ना तो ऑडिटर आके रिव्यू करता है कि आपके कंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कंट्रोल्स में कोई वीकनेस है, अगर लोग मिलकर, आपके कंपनी के लोग मिलकर कंट्रोल को बाईपास, ओवरराइड कर रहे हैं, तो ऑडिटर उन डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट भी करेगा। कहता है कंट्रोल लगाने से ही थोड़ी होता है, वो चल रहे हैं कि नहीं, वो ऑडिटर आके ऑडिट में रिव्यू करता है और बताता है कि ये वीकनेसेस है आपके कंट्रोल के, तो ही तो पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए, है ना? चलो, एम मतलब क्या होता है? मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। मेरे को एक बात बताओ, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज मतलब क्या? तुम्हारे एम्प्लॉइज ठीक से काम करते हैं कि नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉइज कहीं कैश कुश की कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई आके चेक करेगा। तो कहता है ऑडिट होने से ना एम्प्लॉइज का मोरल भी चेक हो जाता है कि आपके एम्प्लॉइज मोरली ठीक है कि नहीं, कहीं आपके एम्प्लॉइज कोई धोखा वोखा तो नहीं दे रहे, कहीं आपके कोई कैश वैश की चोरी तो नहीं करते। तो कहता है ऑडिट होने से मोरल चेक भी हो जाता है। और एक पॉइंट जो इस पर्टिकुलर मेमोरी टेक्निक में फिट नहीं हुआ, अगर आपकी एंटिटी में कोई फ्रॉड हो रहा होगा, एरर हो रहा होगा, तो ऑडिटर ऑडिट से उसे डिटेक्ट कर सकता है। ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, चीजें चेक करेगा, तो हो सकता है आपकी कंपनी में जो फ्रॉड एरर्स हो रहे हो उसको पकड़ा जा सके। तो ये होता है बेटा बेनिफिट ऑफ ऑडिट। एवरीबडी समझा? तो मुझे बता दे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं। ऑडिट करवाओगे तो बड़े बड़े स्कैम्स को पकड़ पाओगे। तो ये तो बेटा मैंने आपको अभी किससे पढ़वाया? आपको समरी बुक से पढ़ाया था। अब आ जाओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब आप अपने आप समझ जाओगे। सबसे पहले BIG बिग, अरे नमन कह रहे हैं मैडम ऐसे कह दो बिग स्कैम्स ऑफ फ्रॉड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं बिग स्कैम्स ऑफ फ्रॉड। स्नेहा मैम मम्मी बोल रही है मैम तुमसे भी यंग दिख रही है। ओह मम्मी को पेरीपोना बोलना बेटा, पेरीपोना, थैंक्स। ओके चलिए, आंसी ने दिन बना दिया मेरा। BIG बिग, ओके एवरीबडी, सारे बच्चे अब बेनिफिट्स बड़े अच्छे से एक बार मेरे साथ रीड कर लो या आपकी बुक से। चलो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन रिलाई करता है? बैंक, लेंडर्स रिलाई करते हैं क्रेडिट डिसीजन लेने से पहले कि आपको लेंड करना चाहिए या पैसे नहीं देने चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए बैंक आपके क्या देखेंगे? ऑडिटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो ये हो गया बी। ये हो गया आई, कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जिससे कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन पे वो रिलाई कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन किसी ऑडिटर ने चेक की है, तो दे आर रिलाइंग ऑन इंफॉर्मेशन जो कि क्वालिटेटिव है। एंड इट इज द आउटकम ऑफ द एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं, और ऑडिटर ने ऑडिट मतलब आपके अकाउंट्स बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं, और ऑडिटर ने जो ऑडिट की है वो बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से की है, जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होते हैं अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। कहता है देखो ऑडिट होती है ना तो ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करता है, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जिससे कि लोगों को यह पता चल जाता है कि जो वो रिलाई कर रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन से, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। BIG कहता है G फॉर गवर्नमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है टैक्स लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, तो BIG बिग हो गया यहां खत्म। S फॉर शेयर होल्डर्स, कहता है देखो शेयर होल्डर्स डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स लेके बैठी हुई हूं, रिलायंस के शेयर्स लेके बैठी हुई हूं, तो मैं क्या रिलायंस के, टाटा मोटर्स के डेली अफेयर के अंदर इन्वॉल्व हूं क्या? मेरे से पूछ के कोई काम करते क्या वो लोग? नहीं ना मैडम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो मैनेजमेंट बनाती है, डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो शेयर होल्डर्स तो ओनर्स हैं कंपनी के, तो एक मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि सारी चीजें चेक हो, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स को आश्वासन मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिव है, रिलायबल है। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया यार, और हम मैनेजमेंट को जानते नहीं, हम डेली अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा इफ द अकाउंट्स आर ट्रू? तो कहता ऑडिट करवाने से सेफ गार्ड होगा इंटरेस्ट किसका? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ होगा अगर हम ऑडिट करवाएंगे तो,
समझा? ओके। तो एस फॉर शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन पे वो रिलाय करे वो क्वालिटेटिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो। तो दिस इज एस फॉर शेयर होल्डर। ओके। सी मतलब क्या है बेटा? ऑडिटर आके रिव्यू करता है कि कंपनी के कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऑपरेट करते हैं कि नहीं, और अगर कोई गलतियां होती है तो वो पॉइंट आउट करता है। एस सी ए फॉर कुछ भी नहीं था। एम मतलब ऑडिट से इंप्लॉइज का मोरल चेक भी हो जाता है। अगर इंप्लॉइज फ्रॉड कर रहे हैं तो उनका मोरल चेक। अच्छा मेरे को एक बात बताना, तुम लोग सही में बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो तुम चोरी चकारी करोगे क्या? पागल थोड़ी हो। मैडम ये क्या बात हुई है? इतने होशियार बच्चे हैं, इतना तो हमें पता है कि ऊपर कैमरा लगा है तो चोरी नहीं करने का है ना? है ना? एक छोटे से बच्चे को भी कह दो ना कि मम्मी देख रही है कैमरा से, वो भी टॉफी नहीं खाएगा, वो भी बच्चा टॉफी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मम्मी देख रही है। तो कहता है ऑडिट एक तरह की से ना फियर क्रिएट कर देता है माइंड में, इंप्लॉइज के भी, क्योंकि ऑडिटर आएगा और चेक करेगा, ये इंप्लॉइज को भी पता है। तो इंप्लॉइज भी फ्रॉड कमिट करने से पहले फियर रहेगा कि ऑडिट में पकड़े जाएंगे। कहता है ऑडिट से मोरल चेक हो जाता है इंप्लॉइज का, क्योंकि वो लोग फ्रॉड कमिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। उनको भी डर रहेगा कि अगर यार फ्रॉड कर लेंगे तो ऑडिटर आके चेक करेगा और पकड़े जाएंगे। तो कहता है ऑडिट एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। मतलब इंप्लॉइज आर प्रिवेंटेड, इंप्लॉइज फ्रॉड नहीं कर सकते। क्यों? फियर हो जाता है कि हमें कोई पकड़ लेगा, ऑडिटर आके पकड़ लेगा, है ना? और कहता है ऑडिट से फ्रॉड और एरर्स का तो पता चलता ही है। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, ऑडिटर अपनी एडी चोटी का जोर लगा देता है जब ऑडिट करता है। तो उससे अगर कोई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, तो पकड़ा जाएगा। सबको समझा गया? सारे बच्चे, अब इतना तो तुमको आ जाना चाहिए। हाँ, बच्चों 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 बच्चों, बता दो तुम मुझको, समझा क्या है तुमको, जल्दी जल्दी बोलोगे। ओके मैडम, अभी लिखवाओगी क्या? लास्ट में लिखेंगे। क्लास के आधा घंटा, जो लास्ट का हाफ एन आवर होता है ना, उसमें लिखेंगे। अभी अपने क्लास में पढ़ेंगे और एंड में लिख लेंगे, तो डबल रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? तो बिग स्कैम ऑडिट होगी तो ऑडिट से बड़े बड़े स्कैम्स का पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। मैम आपका तबियत खराब है क्या? है जीतू इतने एनर्जी से साथ बोल रही हो, कह रहे हैं तबियत खराब है। कल आकर देखा था ना, संतोष आके क्या कह रहा था? ये सिर्फ चिल्लाती है। सुना था कि नहीं? एक तो चिल्ला रही हूं, ऊपर से कहते तबियत खराब है क्या मैडम? है कल याद है संतोष क्या कह रहा था? संतोष ये सब चिल्लाती है, ये पढ़ाती नहीं है, ये सब चिल्लाती है। बेटा क्या करे यार, मैं, मेरी आवाज तेज है यार। चलो आ जाओ, चलो एवरीबॉडी आ जाओगे इधर। ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरीली होती है? चलो मैडम, ऑडिट जरूरी है क्या करवाना? सबके लिए तो जरूरी नहीं है। कुछ आध कंपनीज के ऊपर, मतलब कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है, और जो दूसरे एंटिटीज होते हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए, प्रोप्राइटरीज हो गए, इनके लिए वॉलेंट्री। क्योंकि देखो ऑडिट कराने के बहुत फायदे हैं। कल चलकर फर्म को जाके लोन लेना है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो कहते हैं वॉलेंटरीली भी लोग ऑडिट करवाते हैं। अच्छा, तो कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑडिट कोई मैंडेटरी है करवाना, लेकिन कंपनीज आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट देयर ऑडिट्स। अगर आप एक कंपनी हो, अगर आपका लीगल फॉर्म क्या है, अगर तुम कंपनी हो तो तुमको चाहे छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी कंपनी हो, आपको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है। आप सभी ने बोला था क्या? आपने सभी ने ग्रुप 1 के अंदर लॉ पढ़ा है, आपने चैप्टर नंबर 10 था, उसमें क्या पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के चैप्टर 10 ने क्या बोला था? अगर तुम कंपनी हो तो तुमको हर साल ऑडिट करवानी पड़ेगी, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बता दे। कंपनीज एक्ट के चैप्टर 10 ने क्या बोला था? एवरी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो हर कंपनी को ऑडिट करवानी है, ऐसा लॉ बोल रहा है। कंपनीज एक्ट लॉ कहता है, कानून कहता है। अच्छा, कहते हैं इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मे बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर टैक्स लॉज। तो अलग अलग तरह की भी ऑडिट होती है, पता है? टैक्स ऑडिट होती है, जीएसटी की ऑडिट होती है, वो सब होती है, वो भी होती है, टैक्स ऑडिट भी होती है।
जीएसटी ऑडिट भी होती है, अलग अलग तरीके के ऑडिट्स होते हैं। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर एक आदमी के अकाउंट्स ऑडिट किए जाएंगे अगर उनका टर्नओवर किसी एक थ्रेशहोल्ड लिमिट से इंक्रीज हो जाए एज पर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स वैसे तो कहता है कंपनीज के ऊपर तो मैंडेटरी है, पर जो कंपनीज नहीं है उनके लिए भी बोला गया है कि अगर आपका टर्नओवर इनकम टैक्स के हिसाब से एक सर्टेन टर्नओवर से इंक्रीज हो जाता है। आपने टैक्स में पढ़ा है क्या बेटा? सारे बच्चे मुझे बताओ, आपको गाबा सर ने टैक्स में बताया होगा जब आप टैक्स पढ़ रहे थे। वैसे तो देखो लोगों के अकाउंट्स ऑडिट करवाने की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो आपको फिर ऑडिट करवानी पड़ती है ना? टैक्स में पढ़ा है। तो कहता है कई बार, अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ एंटिटीज जैसे स्कूल है, मेरे को एक बात बताओ, स्कूल को अगर ग्रांट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ऐसे ही दे देगी क्या? तुम लोग मेरे को बताओ। एवरीबडी। आयुष ठाकुर मैम, बस आप थोड़ा स्पीड में बोलते हो तो माइंड को कीवर्ड, बेटा अपने बहुत धीरे पढ़ रहे हैं आयुष। अगर आपके दिमाग में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बेटा एक क्लास में 2 पन्नों से हम ज्यादा करते ही नहीं है। और ऊपर से जितने भी कीवर्ड्स होते हैं मैं आपको क्लास में लिखवा भी देती हूँ। आप क्लास में मेरे साथ सारे कीवर्ड्स को लिखते हैं, और जब मैं कीवर्ड्स लिखती हूँ तो उसको हाईलाइट भी करती हूँ। तो आपको ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे, पर अगर आ रही है तो आई होप कि आप उस पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूं। अभी तो धीरे, अभी तो स्पीड इंक्रीज होगी थोड़ी, अभी तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूं। और अपने जो पढ़ रहे हैं उसको लिखते भी हैं क्लास में, तो उससे क्या होता है आपके वर्ड्स भी हाईलाइट हो जाते हैं बेटा। कीवर्ड्स अपने सारे के सारे अपने नोट्स में लिखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए। अक्षत मैम प्लीज कीवर्ड मार्क करवा दीजिए बुक में भी। बेटा अक्षत, आई होप आप इस बात को समझते हो सारे। चलो एक बात बताती हूं, आप लोग को ये पता है ना कि आप नोट्स में कीवर्ड्स को लिख रहे हो? आपको सबको पता है? आप सबको पता है कि आप नोट्स में लिख रहे हो? मैं आपको अपनी नोटबुक में सारे कीवर्ड्स लिखवा रही हूं। आपको पता है ना इस बात के बारे में? तो अक्षत फिर तो आपको पता चल जाने चाहिए कीवर्ड्स क्या है जब आप नोटबुक में लिख रहे हो। या तो ऐसा कर सकते हैं सिर्फ बुक में मार्क करा दूं, लिखवाऊं ना? आपको चलेगा? नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैडम लिखवाओ, तो एक चीज कर सकते हैं ना, हम चीजों को लिख के जब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सारे कीवर्ड्स पता चल रहे हैं, है ना? ओके चलो। अच्छा सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, अगर आप मान लो एक स्कूल हो और आप गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट को बोलते हो हमें ग्रांट दे दो, सहायता कर दो, तो गवर्नमेंट तुमको ऐसे ही ग्रांट दे देगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा के लाओ, तभी हमको पता चलेगा। तो कहता है स्कूल कॉलेजेस ये सब भी ऑडिट करवाएंगे, इनको ग्रांट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट से, तो लोग ऑडिट करवाते हैं। कहता है वैसे मैंडेटरी नहीं है, पर ऑडिट के ना बहुत सारे फायदे हैं जो आप ऊपर पढ़कर आए हो, तो लोग वॉलेंटरली भी ऑडिट करवाते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म पे, प्रोप्राइटरी पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या ऑडिट की? किसी ने कहा क्या ऑडिट करवाने के लिए? नहीं। बट ये लोग वॉलेंटरली अपने मन से क्यों करवाते हैं ऑडिट? क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा मिल रहा है। अगर मान लो फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे चीट तो नहीं कर रहा, एक पार्टनर किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये सब कैसे पता चलेगा? अगर ऑडिट होगी तो कहते हैं हालांकि इनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अपने मन से भी लोग ऑडिट करवाते हैं क्योंकि बहुत फायदे हैं ऑडिट करवाने के। अच्छा, मे सच हैव कंसर्न, ओके, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसलिए ऑडिट करवाई जाती है। ठीक है, ओके। एवरीबडी सबको समझ गया? तो ऑडिट करवाना कुछ लोगों के लिए तो जरूरी है, कुछ के लिए नहीं है, पर जिनके लिए जरूरी नहीं भी है वो लोग भी वॉलेंटरली करवाते हैं, क्योंकि ऑडिट करवाने के क्या मिलते हैं? फायदे मिलते हैं। एक बेसिक बात है, मतलब इसको क्या ही समझाऊं तुमको, बेसिक चीज है, सबको पता है। चलो अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? कौन एक ऑडिटर अपॉइंट करता है? आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली क्या? चैप्टर नंबर 10 बेटा। अब थोड़ा अपना लॉ का लैंग्वेज, लॉ की बातें याद करो। आपने चैप्टर नंबर 10 में क्या ये चीज पढ़ी थी कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो तो आपके ऑडिटर्स एजीएम में कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। और अगर आप एक फर्म हो, वैसे तो तुम्हारे पे रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मान लो तुम वॉलंटरली ऑडिट करवाना भी चाहते हो, तो कहते हैं फर्म के पार्टनर्स। कौन अपॉइंट करते हैं बेटा? फर्म के पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, है ना, ऑफ कोर्स। और कौन करेगा? तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये मैंने नीचे ऐसा सम अप करके डाल दिया। कहता है ऑडिटर्स नॉर्मली ओनर्स अपॉइंट करते हैं। तो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और गवर्नमेंट कंपनी के ओनर्स कौन हो गए? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है सी&एजी को कि तुम अपॉइंट करो, तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा, तो यहां पे आइएगा। कहता है जनरली एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर्स। कहता है देखो, जनरली जो ओनर होगा ना, वही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। जिसकी कंपनी है वही तो अपॉइंट करेगा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर देती है एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कहता है अगर आप एक कंपनी हो, नॉर्मल कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो कहता है आपके ऑडिटर तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम के अंदर। आप सबको पता है एक कंपनी के ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है? कहता है एक कंपनी के ऑडिटर शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, तो वही एजीएम में अपॉइंट करते हैं। जनरली ओनर्स ही अपॉइंट करते हैं। और कहता है अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपके ऑडिटर सी&एजी अपॉइंट करते हैं, एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सी&एजी को कौन अपॉइंट करता है? भारत के प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है ना बेटा, वो अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है? सभी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट करता है। जैसे मान लो बीईएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, एचएएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इन गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? सी&एजी। ठीक है, ओके। टेक्स केस ऑफ अ फर्म। कहता है अगर फर्म अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा रही है तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? पार्टनर्स। फर्म के पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। मैडम इसमें क्या बड़ी बात है? ऑफ कोर्स जो ओनर होगा वही अपॉइंट करेगा ना। यस। तो कहता है देयर मे बी सिचुएशन। कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी लॉ के हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करती है। एन ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कहता है कभी कभी सिचुएशन में गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कुछ कुछ केसेस में लॉ के रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करती है। ठीक है, ओके। सारे बच्चे, मतलब 100 बात की एक बात जो है ये कि कौन ऑडिटर्स अपॉइंट करता है। तो गवर्नमेंट है तो सी&एजी, नॉन गवर्नमेंट है तो शेयर होल्डर्स, फर्म है तो पार्टनर्स। ये ऑफ कोर्स बात है ना, जो ओनर्स होंगे वो अपॉइंट करेंगे। सबको समझा बेटा? मैडम इसमें क्या है? वो तो सिंपल है, ये तो हमें पता था। हाँ, चलिए जी, समझा मैडम? समझ गया, परफेक्ट है, बढ़िया है। चलिए जी, ओके। मैम कल से ऐप पर होगी ना क्लासेस? यस, कल से ऐप के ऊपर होगी क्लासेस। ठीक है, चलो ओके मैडम। अच्छा, अब तुम लोग मेरे को बताओगे, इस सवाल का आंसर तुम लोग दो। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करता है? तुम बताओ। ऑडिटर मैडम कोई ऐसे जन सेवा तो नहीं कर रहा। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको एड्रेस करेगा, किसको सबमिट करेगा, किसके लिए रिपोर्ट बनाता है? अगर मान लो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और वो ऑडिट कर रहा है, तो रिपोर्ट बनाएगा जिसमें अपना ओपिनियन देगा। तो वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? तुम बताओगे? चलो जल्दी जल्दी बता दो, चलो बताओ। टू whom द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। मैडम ऑडिटर ऑडिट करके रिपोर्ट को किसको सबमिट करता है? ध्यान से आंसर देना। ओके, कोई कह रहा है ओनर को सबमिट करता है, कोई कह रहा है शेयर होल्डर को देता है, कोई बोल रहा है जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको देता है। लेट डाउन इन दी एजीएम, ओनर, शेयर होल्डर। अच्छा, ओनर्स इन दी एजीएम। अच्छा, ओके, सारे बच्चे इधर आएंगे। बेटा अगर एक कंपनी की ऑडिट हो रही है
तो आप ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हो। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, राइट? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो ऑडिटर ऑडिट करके किसको बता रहा है? ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को बता रहा है क्या कि ये जो अकाउंट्स मैंने ऑडिट किए हैं ये ठीक है। मतलब आप अपना ओपिनियन किसको दे रहे हो? ये रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। और लेट्स से फर्म है, आपने किसी फर्म की ऑडिट की, तो आप किसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो? पार्टनर्स के लिए, फर्म के जो ABCD 4 पार्टनर्स है उनके लिए बना रहे हो। तो कहता है द आउटकम ऑफ ऑडिट, आप एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। और कहता है ये रिपोर्ट आप किसको सबमिट करते हो? जो आदमी आपका अपॉइंटमेंट किया है, राइट? तो कंपनीज के केस में आपका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ने AGM में किया, तो आप उन्हीं को रिपोर्ट सबमिट करोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ने आपकी ऑडिट की, तो आप उनको रिपोर्ट सबमिट करोगे। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई है? रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाती है? तो कहता है जिसने आपकी अपॉइंटमेंट की है उसके लिए ही आप बना रहे हो। तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी के केस में अपॉइंट किया तो शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हो। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने अपॉइंट किया तो उनके लिए रिपोर्ट बना रहे हो। तो जिसने आपको अपॉइंट किया उसी के लिए आप रिपोर्ट बनाते हो। तो सिंपल बात हो गई, ठीक है? ओके सारे बच्चे, गवर्नमेंट को भी जाता है, यस ऑफ कोर्स। चलो एवरीबडी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अगर आपको अपॉइंट किया तो आप उनको एड्रेस भी करते हो। एवरीबडी, गवर्नमेंट के कंपनीज के केस में C&AG को देखो, आप किसकी ऑडिट कर रहे हो? आप एक गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है क्या? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी, एक बात बताओ, गवर्नमेंट, ये रेगुलेशन क्या कहता है? गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करेंगे CA ऑडिटर, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? C&AG। तो ये जब ऑडिटर ऑडिट कर देता है तो अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी C&AG को भी भेजता है। देखो C&AG ने तो सिर्फ अपॉइंट किया है, क्योंकि ये पावर C&AG को दी गई है कि तुम ऑडिटर को अपॉइंट करो गवर्नमेंट कंपनीज के। तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी C&AG को भी भेजता है। वो C&AG के लिए ऑडिट नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के लिए ऑडिट कर रहा है। एक ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो सारा, मुझे बताओ, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी हो गई जिसके कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट ओनर है, तो आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, राइट? गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। तो पर लेकिन आपको C&AG ने भी अपॉइंट किया है, तो आप अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी C&AG को भी भेजते हो, ठीक है? चलो ओके, सबको समझा? अरे इतनी लॉजिक लगाओ भाई, मतलब क्या बात करते हो? कशिश, कृष्णा, आशीष गोयल, C&AG ने तो सिर्फ अपॉइंट किया है ना। तुम C&AG के ओनर्स कौन, सॉरी, गवर्नमेंट के ओनर, गवर्नमेंट कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? बेटा अब आपने लॉ तो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है। तो कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की कंपनी है। तो आप किसके लिए ऑडिट कर रहे हो? उनके लिए ऑडिट कर रहे हो। हालांकि आपको अपॉइंट C&AG ने किया है, तो आप अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी C&AG को भेजते हो, पर उसके लिए ऑडिट नहीं कर रहे, तुम सरकार के लिए ऑडिट कर रहे हो। गवर्नमेंट कंपनी है तो सरकार की कंपनी है, तो सरकार के लिए ऑडिट करोगे, ठीक है? चलो ओके, सभी बच्चों को समझा बेटा? हाँ जी मैडम, समझ गया है। तो आप मेरे साथ अभी एक काम करो, जितना आपने लिखा उसको, जितना आपने पढ़ा उसको लिखते हैं अब, ठीक है? ओके, अभी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट है तो उसको लिख लेते हैं। एवरीबडी, सबको समझा है? यस, ओके। एवरीवन फटाफट समरी में अपने नोट्स को खोलो और अपनी बुक निकालो, और सबसे पहले आप लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करवाने के क्या बेनिफिट्स है? तो क्लास में, अपनी क्लास में ना बेटा, एक टॉपिक 5 से 6 बार रिवाइज हो जाता है, क्योंकि एक बार मैंने उसको समरी नोट से पढ़ा, फिर एक बार मैंने आपको उसको मेन बुक से करवाया, और तीसरी बार अब हम उसको लिखने भी वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि एक पॉइंट को क्लास में हम 3 से 4 बार ही रिवाइज कर लेते हैं, तो उससे आपका, आई होप आपको याद रहता है। वैसे तो मेरे को आपको अलग से कोई रिवीजन करवानी ही नहीं चाहिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप खुद से रिवाइज करो, क्योंकि अपनों ने क्लास में एक पॉइंट को 3 से ज्यादा बार रिवाइज कर लेते हैं कभी कभी। तो आपको रिवीजन तो आप खुद करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलो आ जाओ बेटा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। मैडम ऑडिट के क्या बेनिफिट्स होते हैं?
बताओ, अगर ऑडिट होगी तो अगर कोई BIG बिग, थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्पेस कम देते हैं, BIG बिग स्कैम्स को आप पकड़ पाओगे। किसको पकड़ पाओगे? बिग स्कैम को पकड़ पाओगे। अब कौन बच्चा था जिसको कीवर्ड्स चाहिए थे? बेटा आप लिख लेना मेरे साथ। आपको पता है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है अपना ऑडिट का, और कोई भी इसे ऐसा लिखवाता नहीं है जैसा जैसा अपने लिख रहे हैं। तो आपको अपने नोट्स की बहुत इज्जत करनी है, वैल्यू करनी है, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए एग्जामिशन की तैयारी हो रही है अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। बिग स्कैम्स, ओके, प्लस फ्रॉड एरर वाला पॉइंट, यस बेटा। चलो बी मतलब आप लिखो ऑडिटेड FS। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलाइड अपॉन, और थोड़ा जल्दी लिखना, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड से देख के लिखना पड़ेगा। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलाइड अपॉन बाय बैंक्स, lenders to take credit decisions। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन पढ़ता है? बैंक्स पढ़ते हैं। किसके लिए? क्रेडिट डिसीजंस को लेने के लिए। आई मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। तो कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से विच एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्यों? क्योंकि ऑडिट है मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इट इज हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटीज। देखो गवर्नमेंट के लिए भी कामयाब है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कितना टैक्स है, क्या है, कैलकुलेट कर सकती है। ठीक है, ओके। एस फॉर शेयर होल्डर्स, SH शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे अफेयर्स। शेयर होल्डर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, एंड हेंस ऑडिट क्या करती है? शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेव करती है, एंड हेंस ऑडिट safeguards the interest of shareholders। ऑडिट से शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ होता है। सी, ऑडिट होगी तो ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा? ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स। आपके कंपनी में कंट्रोल्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है कि नहीं। ऑडिट होगी तो ऑडिटर आके रिव्यू करेगा कंट्रोल्स ठीक से एग्जिस्ट एंड ऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? हाँ जी मैडम। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर क्या होता है बेटा? ए मतलब कुछ भी नहीं। ओके, ओए 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 ओए। तो ऑडिट क्या करता है? मोरल चेक करता है। ऑडिट acts as a morale check for employees। ऑडिट से एम्प्लॉइज का मोरल चेक होता है। और एक पॉइंट आपको सबको पता है जो फिट नहीं बैठता कहीं पे, फ्रॉड वाला। लेकिन बड़े स्कैम मतलब क्या हो गया? फ्रॉड। बड़े स्कैम मतलब क्या हो गया? फ्रॉड। तो मैं यहां पे लिख देती हूं क्या? ऑडिट
is helpful in detecting frauds and errors. बड़े स्कैम मतलब फ्रॉड, तो ऑडिट होने से फ्रॉड एंड एरर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं। सबको समझा बेटा? मैं आपको 2 मिनट दूंगी, जल्दी जल्दी लिख लेना, जल्दी जल्दी। मैंने लिख लिया है, उतना ही समय तुमको मिलेगा लिखने का। जितना समय में मैं लिखूंगी उतने से समय में तुमको लिखना होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है बेटा। तुम लोग जमा जमा के धीरे धीरे लिखने लगे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। डन डनाडन डन, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, लैग तो नहीं है बेटा, तो चलिए, बहुत मजा आया, आपने लिख लिया, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। मैडम समझ में आ गए हमको ऑडिट के फायदे। अब बेटा ये लिखो, क्या क्या लिखोगे आप? अब आप ये लिखोगे, ये तो वैसे देखो दो ये छुटके पुटके पॉइंट तो मैं नोट्स में नहीं लिखाऊंगी, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, बस आप ये लिख सकते हो, ऑडिटर shall submit his report, कंपनी के केस में टू शेयर होल्डर्स, फर्म के केस में टू पार्टनर्स। ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू पर्सन अपॉइंटिंग हिम। सिंपल सी बात है। चलो चलो एवरीबडी, सबको समझा? चलो एवरीवन, मैम एस वाला पढ़ दो बेटा। इसमें क्या है, इसमें इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो है। शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स एंड हेंस ऑडिट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। चलो ओके, एवरीवन डन। चलो एवरीबडी, सबको समझ गया है? यस मैडम, समझ गया है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आप मेरे साथ ना अश्योरेंस एंगेजमेंट की बातें पढ़ोगे, बट उससे पहले एवरीवन, अब सब कोई जो लिख रहे हो, जिसने लिख दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं लिखा है अब वो रिकॉर्डेड से लिखना। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कोई भी बच्चा इधर उधर अगर देख रहा है, इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा है, और कोई भी बच्चा बोलेगा मैडम रिपीट, तो नहीं। आप लोग को एकदम अलर्ट होके सुनना है। मैं पहले से बोल रही हूं, देखो मैंने डिस्क्लेमर भी दे रही हूं तुम लोग को। सुनोगे क्या? प्रॉमिस करो मेरे को, सुनोगे अच्छे से? अगर बात आप सुनोगे तो आपको आ जाएगी 2 मिनट में समझ। अंजलि, बुक खोला हुआ है बेटा आपने? अपॉइंटमेंट के बाद क्या था? यार क्या करते हो यार? मैं सभी बच्चों को बोल रही हूं, एक बात सुन लो। हाँ बेटा, आई होप आप इस बात को समझते हो कि हमें 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को अगर लिखना है तो थोड़ा हैंडराइटिंग फास्ट करनी पड़ेगी। अपने ऐसे धीरे धीरे नहीं लिख सकते। मैंने भी तो आपके साथ लिखा है, और मेरे पास तो सोचो ये वाला पेन है, तुम तो अपने नोटबुक में पेन से लिख रहे हो, नॉर्मल पेन से। मैं तो इस पेन से लिख रही हूं, तो और फास्ट लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आपने फास्ट नहीं लिखा तो हम 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि लिमिटेड टाइम में अपने को बहुत चीजें अगर लिखनी है तो अपने को थोड़ी फास्ट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो जितना इनकम्प्लीट होता है आप रिकॉर्डेड से देख के लिख लेना। ठीक है, चलो चलो सारे बच्चे, चलो एवरीबडी 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 ध्यान से सुनना। अंजलि ये देख लो बेटा, चलो आप लिख लो पहले। ये क्या है? टू पर्सन अपॉइंटिंग हिम। नोटबुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है, पर पर्सन अपॉइंटिंग हिम। हो गया अंजलि? लिख लो बेटा, पहले अंजलि लिखेगी। अंजलि जब बोलेगी उसका हो गया तब अपने आगे पढ़ेंगे। अंजलि लिख ले बेटा, पहले आराम से लिख ले, धीरे धीरे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल लिख ले जल्दी जल्दी। बाकी के बच्चे क्या चल रहा है? तुम अच्छे से लिख रहे हो ना?
अंजलि लिख लिया बेटा? अंजलि बेटा लिख ले। लिख लिया बेटा? बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? पर्सन अपॉइंटिंग हिम, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? चलो हो गया अंजलि, चलो आ जाओ, हो गया। चलिए जी, अब सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके, नजर हटी दुर्घटना घटी, ओके ठीक है। एकदम ध्यान है क्या? एकदम 100% ध्यान है क्या? तो मैं चालू करती हूँ। तुम लोग फिर ऐसे मत बोलना, मैडम रिपीट कर दो ना वापस, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग एकदम ध्यान देके सुनना, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में तुम लोग को समझाऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है मैडम, एकदम अलर्ट है मैडम। हाँ जी मैडम, कड़क, एकदम कड़क, ओके। कोई लिखना नहीं, लिखने के लिए अलग से समय दूंगी, अभी लिखना मत, ठीक है? ओके ठीक है मैडम, स्टार्ट करो। बेटा ऑडिटर जो होता है ना, मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए जो ऑडिट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? लिखना नहीं है, वापस कह रही हूं, डिफरेंट सर्विसेज ऑफ एन ऑडिटर। बाद में मैं आपको एक और चीज करेक्ट भी करवाऊंगी, पहले ध्यान से सुनना। बहुत सारी सर्विसेज एक ऑडिटर प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके की। अब ये सर्विसेज हो सकता है बेटा अश्योरेंस रिलेटेड हो सकता है ये सर्विसेज नॉन अश्योरेंस रिलेटेड हो। अभी कोई सवाल मत पूछना, तुम लोग को समझ में अपने आप आएगा, धीरे धीरे सुनना। हो सकता है ये नॉन अश्योरेंस रिलेटेड हो। मैडम अश्योरेंस रिलेटेड मतलब क्या होता है? अश्योरेंस रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं जहां ऑडिटर अपना, अश्योरेंस रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं जहां ऑडिटर अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है, उसे कहते हैं अश्योरेंस रिलेटेड। जहां ऑडिटर को अपना रिपोर्ट इशू करके कोई ओपिनियन देना है, तो वो हो गई अश्योरेंस रिलेटेड। जहां ऑडिटर किसी तरीके का अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, अश्योरेंस वर्ड मतलब ऑडिटर किसी को किसी भी तरीके का अश्योरेंस दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है किसी चीज के ऊपर, लिखित रिपोर्ट में एक ओपिनियन शेयर कर रहा है लोगों के साथ, तो मतलब लोगों को अश्योरेंस दे रहा है, हो गया अश्योरेंस रिलेटेड। तो बेटा अगर ऑडिटर, ध्यान से सुनना, अगर ऑडिटर अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज किस रिलेशन में दे रहा है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में दे रहा है, या फिर अदर देन हिस्टोरिकल एफएस। अब आप लोग मुझे बता दो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमको पता है क्या क्या होते हैं? अच्छे से पता है क्या बेटा? ये जो चार्ट मैं तुमको बता रही हूं ना, ये बना रही हूं ना, ये रामबाण चार्ट है, आपकी बुक में नहीं बना हुआ। इस चार्ट से कभी भी लाइफ में तुम इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। और ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ मैं बनवा रही हूं, ये चार्ट आपकी बुक में नहीं है। और इस चार्ट को पढ़ने के बाद फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सुनना, आपको पता है क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? पिछली क्लास में मैंने बताया था। मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद, लेट्स से ये 1 अप्रैल 23 है और ये 31 मार्च 24 है, ये पूरा साल खत्म हो गया। साल खत्म होने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बना रहे हो? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बना रहे हो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पास्ट में हो चुकी, ऐसे सेल, ऐसे परचेजेस, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे इनकम जो आप जनरेट कर चुके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है जो बनाते हो, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बना रहे हो क्या? तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल एफएस बोलते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पास्ट में हो चुकी है, ये इकोनॉमिक इवेंट्स पास्ट में अकर हो चुके हैं, उन्हीं का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सारे बच्चे सुनना, कहता ऑडिटर हो सकता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और क्या प्रोवाइड करे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करे। मुझे बताओ ऑडिटर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तुम बताओ। अगर ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सभी बच्चे मुझे बताना, ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर
अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग मुझे बताओ। ये किस तरीके की एंगेजमेंट हुई? अगर एक ऑडिटर, अश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, लोगों को अपना ओपिनियन बताना, अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो ये किस तरीके की सर्विस हो गई, ये किस तरीके की एंगेजमेंट हो गई? वेरी वेरी गुड नीलेश बेटा, आपने डाउट, अपना मैसेज हटा क्यों दिया? आपका आंसर करेक्ट था। ये क्या हो गई? ऑडिट कर रहे हो ना आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बेटा? आपने अभी तो बेटा 4 दिन हो गए बेटा हमको इस चैप्टर को पढ़ते हुए। आपको ये पता चलना चाहिए ऑडिट है ना। पहली बार कोई बच्चे ने जवाब नहीं दिया है, मुझे तो लग रहा था चैट सेक्शन भर जाएगा, मतलब वाओ, कोई बात नहीं है, दिमाग कहीं और ही चलते हैं तुम्हारी, पढ़ाई में नहीं चलते बस। ऑडिट एंगेजमेंट बेटा 25 बार अपने ये पढ़ चुके हैं। ऑडिट मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ऑडिटर जब रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल का अश्योरेंस होता है। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है जिससे कि वो बता सके, गारंटी तो नहीं दे सकता पर ये बताता है कि मैंने सब चेक कर लिया, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस जब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब ऑडिटर कौन सी ऑडिट कर रहा है? ऑडिट कर रहा है ऑडिटर। और ऑडिट कैसे की जाती है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एसएस के हिसाब से। ऑडिटर ऑडिट कैसे करता है? एसए के हिसाब से, एसएस के हिसाब से, है ना, आप सबको पता है। ऑडिटर ऑडिट कैसे करता है? एसएस के हिसाब से ऑडिट करता है। अच्छा, यहां पे ऑडिटर किस तरीके का अश्योरेंस प्रोवाइड करता है? हाई लेवल का अश्योरेंस है। ऑडिट में आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? एक हाई लेवल का अश्योरेंस होता है ना। चलो अब मेरी एक बात बताओगे एवरीबॉडी, अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप रीजनेबल में तो बहुत चेकिंग करनी पड़ती है, रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए तो आप बहुत सारा चेक करते हो। ऑडिटर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, जितना हो सकता है उतनी चेकिंग करता है और रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मतलब ये कब करता है? ऑडिट के दौरान। कहते हैं जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उतनी ज्यादा चेकिंग नहीं कर रहे, लिमिटेड अश्योरेंस ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस तरीके की एंगेजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरीके की एंगेजमेंट को हम रिव्यू एंगेजमेंट कहते हैं। इस तरीके की एंगेजमेंट को हम क्या कहते हैं? रिव्यू एंगेजमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में तो आप सारी चीजें चेक करते हो क्या, कि अगर सेल लिखा है, परचेज लिखा है, इनकम लिखा है, एक्सपेंस लिखा है, तो सच में ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी चीजें चेक करते हो। सेल के पीछे बिल्स चेक करते हो, परचेज के पीछे परचेज बिल्स चेक करते हो, खर्चों के पीछे खर्चों के बिल्स चेक करते हो, बैंक है तो बैंक का बैलेंस चेक करते हो, बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवा के हर एक चीज जो लिखी हुई है वो हुई कि नहीं हुई ऑडिटर ऑडिट में चेक करता है। लेकिन रिव्यू मतलब क्या हो गया बेटा? रिव्यू में ऑडिटर इतनी डिटेल में चेकिंग नहीं कर रहा। लेट्स से ऑडिटर को, लेट्स से एक आदमी को रिव्यू के लिए बुलाया गया है, मुझे रिव्यू के लिए बुलाया गया है, तो मैं सिर्फ मान लो सिर्फ ये देख रही हूं कि बुक्स के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया ना। एक एग्जांपल दे रही हूं रिव्यू का, रिव्यू का एक एग्जांपल है, मैं ये देख रही हूं कि कंपनी ने बुक्स के बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया ना, जो बुक्स में एंट्री मारी हुई है उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं ना। तो यहां पे मैं क्या कर रही हूं? रिव्यू कर रही हूं। मैं ये नहीं देख रही हूं कि बुक्स में जो हुआ है वो सच में हुआ है कि नहीं, सेल सच में हुए हैं कि नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही हूं। एग्जाम्पल क्या हो गया रिव्यू का? एग्जाम्पल ये हो गया रिव्यू का कि आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि बुक्स के हिसाब से ही एफएस बने हैं ना, जो बुक के अंदर एंट्री है वही आई है ना एफएस में। तो मतलब यहां पे मैं ज्यादा चेकिंग नहीं कर रही हूं जितना मैं ऑडिट में करती हूं। ऑडिट में तो मैं रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करती हूं, यहां मैं लिमिटेड चेकिंग कर रही हूं, सिर्फ ये देख रही हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से बने ना। तो इस तरीके की एंगेजमेंट को हम क्या कहते हैं? रिव्यू एंगेजमेंट। ऑडिटर सिर्फ क्या कर रहा है? रिव्यू कर रहा है। यहां पे उतनी ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं कर रहा, ऑडिटर लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। रीजनेबल अश्योरेंस तो हाई लेवल का अश्योरेंस होता है, यहां पे ऑडिटर लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लिमिटेड तरीके से अश्योर कर रहा है। यहां पे तो ऑडिटर रीजनेबल हाई लेवल का अश्योरेंस दे रहा था। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? हाई लेवल का अश्योरेंस, हाई लेवल का अश्योरेंस।
अच्छा, इसको हम कैसे करते हैं मैम? रिव्यूज को कैसे किया जाता है? रिव्यूज को SREs के हिसाब से किया जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। एसएस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, SRE मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। आप रिव्यू एंगेजमेंट को कैसे कर रहे हो? SREs के हिसाब से। SRE रिव्यू अगर आप करने जाते हो तो रिव्यू किस हिसाब से करते हो? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से। जो स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं कि कैसे रिव्यू होना चाहिए, उस हिसाब से आप रिव्यू करते हो। ठीक है, ओके। सारे बच्चे अब ध्यान देना। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो सकता है अगर आप रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करो तो आप ऑडिट कर रहे हो, लिमिटेड अश्योरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप रिव्यू कर रहे हो, जो रिव्यू आप स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। अब सारे बच्चे अदर देन हिस्टोरिकल एफएस मतलब क्या होता है? कोई भी चैट में बात नहीं करेगा, ना ही किसी के डाउट अभी एड्रेस होंगे, ठीक है? मैंने पहले ही बोला था बेटा, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब अदर देन आयुष मैम, तब तो रिव्यू एंगेजमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों करेगा? आप रिव्यू करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन आप कब करते हो? जब आप ऑडिट करने जाते हो। आपको ये चीज समझ रही है क्या? मैंने अभी अभी आपको बताया, रिव्यू मतलब सिर्फ ये देखना, एग्जाम्पल दिया था मैंने, रिव्यू मतलब सिर्फ ये देखना कि बुक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने कि नहीं। आप ये नहीं देख रहे हो कि जो इन्वेंट्री का फिगर लिखा हुआ है वो सच में उतना गोडाउन में है क्या, बैंक का बैलेंस जितना लिखा हुआ है वो सच में उतना बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से है क्या, सेल सच में हुई क्या, मैं ये चेक ही नहीं करने जा रही। रिव्यू करने जाना मतलब मैं रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस दे रही हूं, मैं रिव्यू में कोई रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे रही हूं, मैं रिव्यू में सिर्फ लिमिटेड तरीके से चेकिंग की हूं और लिमिटेड अश्योरेंस ही दे रही हूं। मैं किस चीज का अश्योरेंस दे रही हूं? मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूं कि मैं अश्योरेंस दे रही हूं कि बुक्स के हिसाब से एफएस बने हैं। ये अलग अलग सर्विसेज है बेटा, अलग अलग तरीके की सर्विसेज के बारे में आप बात कर रहे हो। कहता है ऑडिट जब आप करते हो तो आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, रिव्यू में ऑडिटर को इतनी चेकिंग ही नहीं करता कि रीजनेबल अश्योरेंस दे। अगर आपको रिव्यू के लिए बुलाया गया है तो आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, आप डिटेल में जाके चेकिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, ठीक है। सकेत मैम लैग आ रहा है बेटा, सिर्फ आप ही को आ रहा है, मेरे सिस्टम से कोई लैग नहीं है। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बुलाया गया है अदर देन फर्स्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। लेट्स से आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए बुलाया है। प्रोस्पेक्टिव एफएस मतलब आपको बुलाया गया है, कंपनी ने मान लो बजट्स बनाए हैं, कंपनी ने कोई फोरकास्ट वगैरह बनाए हैं, तो ये हिस्टोरिकल एफएस है क्या? तुम बताओ। जो चेंजेस होंगे उसके लिए। रिधिमा बेटा, हम अलग अलग तरीके की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। रिधिमा और आयुष बेटा, हम अलग अलग तरीके की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ऑडिट एक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑडिटर, ऑडिट में ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस कदर चेक करता है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। वैसे ही एक सर्विस हो गई रिव्यू। रिव्यू में ऑडिटर डिटेल्ड चेकिंग नहीं करता। रिव्यू वर्ड का ही मतलब, आपने डिक्शनरी अगर खोलोगे तो रिव्यू वर्ड का मतलब सिर्फ रिव्यू कर रहा है, मतलब वो 100% चेकिंग नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं जो चेक कर रहा हूं वो सब कुछ ठीक है। ऑडिटर सिर्फ जिस चीज को रिव्यू करने आया है, लेट्स से वो रिव्यू करने आया है कि बुक्स के हिसाब से एफएस बने हैं कि नहीं, तो सिर्फ उतनी ही लिमिटेड चेकिंग वो कर रहा है, उतना ही लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि बैंक का बैलेंस सच में इतना है कि नहीं। इतना बताने लगेगा तो फिर वो ऑडिट करने लगेगा। ठीक है, चलो ऊपर ऊपर से बोल दो। हाँ, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप अश्योरेंस तो प्रोवाइड कर रहे हो पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस नहीं दे रहे, आप अपना ओपिनियन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दे रहे हो। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मैटर बेटा हो। अब हिस्टोरिकल चीजों पे तुम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, तुम किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी नॉन फाइनेंशियल मैटर पर अपना ओपिनियन दे रहे हो। नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल मैटर, जैसे फाइनेंशियल मैटर मतलब आप किसी भी कंपनी के बजट या फोरकास्ट को चेक कर रहे हो, तो बजट फोरकास्ट तो फ्यूचर में हो गए, तो ये तो हिस्टोरिकल एफएस नहीं हुए। इसके ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो कि ये ठीक से बने हैं कि नहीं। वैसे ही नॉन फाइनेंशियल मैटर का एग्जांपल दूं, लेट्स से तुमको बुलाया गया है ये चेक करने के लिए कि आप हमें बताइए कि हमारे कंट्रोल्स, जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं वो ठीक से एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक से ऑपरेट करते हैं कि नहीं। आपको इसके लिए बुलाया गया है। आपको कंपनी ने क्यों बुलाया? आपको कंपनी ने
किसी नॉन फाइनेंशियल चीज को चेक करने के लिए बुलाया, लेट्स से कंपनी ने तुम्हें बोला कि आओ चेक करके बताओ कि हमारे कंट्रोल्स ठीक से एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक से ऑपरेट करते हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन देने वाले हो। तो क्या आप हिस्टोरिकल एफएस पे अपना ओपिनियन दे रहे हो? नहीं, आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल थिंग्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैटर, जैसे आप कंट्रोल्स ठीक से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल मैटर पे ओपिनियन देना। लेट्स से बजट पे अपना ओपिनियन दे रहे हो तो फाइनेंशियल मैटर पे ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन ये हिस्टोरिकल चीजों पे नहीं दे रहे, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो। लेट्स से तुमको बुलाया जा सकता है, क्या तुमको कंपनी ने बुलाया हो सकता है और ये बोला हो सकता है कि बताओ हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब ये जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह है, आप बताओ कि ये ठीक से डिजाइंड है क्या और ये ठीक से ऑपरेट हो रहा है क्या, आपको इसके लिए बुलाया गया है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको हिस्टोरिकल चीज को चेक करने के लिए बुलाया है? नहीं, अदर देन हिस्टोरिकल चीज, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी एनी नॉन फाइनेंशियल मैटर, जैसे मैंने कई एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने रख दिए। अब इसको तुमको बुलाया गया है करने के लिए, तो ये इस तरीके की सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? इस तरीके की सर्विस हम कहते हैं अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, अश्योरेंस सर्विस, इसको हम कह रहे हैं अश्योरेंस सर्विस। यहां पे ऑडिटर कैसे काम करता है? जैसे ऑडिट करता है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करता है, रिव्यू करता है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करता है। वैसे ही जब वो अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब हिस्टोरिकल एफएस को चेक नहीं कर रहा, कोई दूसरी चीजों को चेक कर रहा है, तो इसे कहते हैं अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना। और ये अश्योरेंस सर्विसेज कैसे देता है? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से। हाँ ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, सारे बच्चे आना। अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करते हो, मतलब जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो कहते हैं जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल अश्योरेंस देते हो तो उस सर्विस को हम कहते हैं ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट हो गई वो। जब आप उतनी डिटेल में चेकिंग नहीं करके सिर्फ लिमिटेड अश्योरेंस ही प्रोवाइड कर रहे हो, रीजनेबल अश्योरेंस तो ऑलमोस्ट हाई लेवल का अश्योरेंस हो गया, लिमिटेड अश्योरेंस मतलब लिमिटेड चेकिंग करके आप रिव्यू वगैरह कर रहे हो, तो ये हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अदर देन एफएस जब आप चेक करते हो, जैसे आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, कंट्रोल्स चेक कर रहे हो, अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए बुला लिया, किसी भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मैटर जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है उसके अलावा किसी के लिए बुलाया है, तो आप दे रहे हो अश्योरेंस के सर्विसेज, जिसको आप कैसे करते हो? अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। यहां पे ऑडिटर क्या देता है? ऑडिट में ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है। रीजनेबल अश्योरेंस एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का विश्वास हो गया, हाई लेवल का अश्योरेंस हो गया। यहां पे ऑडिटर रिव्यू में ऑडिटर क्या देता है? लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस मतलब उतना ज्यादा हाई लेवल का अश्योरेंस नहीं दे रहा, वो ये नहीं कह रहा जो मैंने बताया वो सच सही है, कहता है मैंने बस ये बराबर चेक किया है, सब कुछ बराबर बना है कि नहीं। तो यहां पे लिमिटेड अश्योरेंस देता है। यहां पे किस तरीके का अश्योरेंस देता है? मॉडरेट, मॉडरेट अश्योरेंस, कोई हाई लेवल का अश्योरेंस नहीं दे रहा है, बीच का मॉडरेट टाइप का अश्योरेंस दे रहा है। तो आपको ये समझा अश्योरेंस रिलेटेड। नॉन अश्योरेंस मतलब क्या होता है? जहां पे ऑडिटर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। अश्योरेंस मतलब ओपिनियन देना, तुम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। लेट्स से मैं एक सीए हूं, मुझे बुलाया गया है, मेरी एक सीए फर्म है, मुझे बुलाया गया है, मैनेजमेंट कह रही है कि हमें हेल्प कर दो ना, हेल्प अस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट कह रही है यार हमें ना इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं है, आप एक काम करो ना, हमारी मदद कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो आप लेट्स से किसी कंपनी की मदद कर रहे हो, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में उनकी मदद कर रहे हो, तो आप कोई अश्योरेंस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो क्या? नहीं, आप नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस दे रहे हो। आप ऑडिटर नॉन अश्योरेंस बेस्ड सर्विस दे रहा है, मतलब ऑडिटर रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। यहां पे ऑडिटर कोई रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे है वो बता रहा है, तो ये हो गए जिसमें आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो, ये हो गए नॉन अश्योरेंस। सबको यहां तक समझा क्या बेटा? अब ये बुक ये मैम ये चार्ट कहां बना है? बुक में बना है क्या? बुक में नहीं बना है, ये आप बाद में बनाएंगे। अब मैं आपसे पूछती हूं वापस से, चलो अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे। मैम आपने बोला ऑडिटर अश्योरेंस वाली सर्विसेज भी देता है जहां ओपिनियन वगैरह दे रहा है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी देता है। अब मुझे बताओ अश्योरेंस अगर ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके दे रहा है,
अब अगर मान लो ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है, मतलब ऑडिटर को क्या चीज के लिए बुलाया है, ऑडिट के लिए बुलाया है। अगर ऑडिटर कोई रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे रहा, लिमिटेड चेकिंग कर रहा है, लिमिटेड चेकिंग कर रहा है, ज्यादा कोई डिटेल में चेकिंग नहीं कर रहा, तो ऑडिटर रिव्यू दे कर रहा है। ये हो गया रिव्यू, ठीक है। अब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं चेक कर रहा, नॉन हिस्टोरिकल, जैसे बजट को चेक कर रहा है, फोरकास्ट को चेक कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए बुला लिया, या लेट से कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा चल रहा है उसको चेक करने के लिए बुला लिया, तो नॉन हिस्टोरिकल चीजों को चेक कर रहा है। तो ऐसे केस में इसको हम क्या कहते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। जैसे हम ऑडिट कैसे करते हैं एसएस के हिसाब से, रिव्यू कैसे करते हैं एसआरई के हिसाब से, वैसे ही अश्योरेंस एंगेजमेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं एसएई के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन अश्योरेंस मतलब कोई ओपिनियन ना देना, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। यहां पे मान लो उसको मैनेजमेंट ने बुलाया है, मैनेजमेंट कॉल्ड यू टू हेल्प प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तुम तो बहुत स्मार्ट आदमी हो, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की मदद करो ना। तो यहाँ पे कोई अश्योरेंस थोड़ी दे रहे हो, कोई ओपिनियन वगैरह थोड़ी दे रहे हो, तो नॉन अश्योरेंस, ये रिलेटेड सर्विसेज हो गए, ये रिलेटेड सर्विसेज हो गए जो ऑडिटर मान लो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑडिटर बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑडिटर मतलब सिर्फ ऑडिट करता है, उसको कहते हैं ऑडिटर। जो ऑडिट करता है, जो ऑडिट करता है उसे कहते हैं ऑडिटर। डिफरेंट टाइप के सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब सारे बच्चों को यहां तक समझा क्या? हाँ, अब ये चार्ट से ना बेटा, मैम ऑडिट में इंटरलिंकिंग है या चैप्टर इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था बेटा, मुकुल ओरिएंटेशन में, ऑडिट ऐसा है, इंटरलिंक्ड। एक चीज नहीं समझी तो आगे वाली चीज नहीं समझेगी। अब उसकी रियल चीज आप यहां पे देखोगे, उसका रियल सिनेरियो आप मेरे साथ जब बुक में पढ़ोगे ना तब समझोगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार इस पॉइंट को हम 2 मिनट में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को हम 2 मिनट में पढ़ेंगे। इधर आओ। सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, सारे बच्चे अब है ना एकदम मेरे से अच्छे से सुनना बेटा, तुमको कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। अब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहा है, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या हो गया, किसकी बातें हो रही है? एक मिनट यहीं पे ले लेते हैं, इसमें भी बना हुआ है, समरी बुक में भी ये नोट बना हुआ है। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी। अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहा है ये। हाँ, वो नॉन अश्योरेंस हो गया अक्षत, ठीक है। अब सारे बच्चे इधर आना। कहता है अब आप अपने आप समझना बेटा, अश्योरेंस रिलेटेड, अश्योरेंस में आपको पता है क्या होता है। अश्योरेंस में हो सकता है आप हिस्टोरिकल चीजों को चेक कर रहे हो, नॉन हिस्टोरिकल चीजों को चेक कर रहे हो। हिस्टोरिकल में भी अगर आप रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑडिट है, नहीं तो रिव्यू है, ये अश्योरेंस है ना। तो कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में ना, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो अदर देन हिस्टोरिकल चीजें चेक कर रहे हो, कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में ना 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। 3 पार्टीज कौन हो गए, ये और ये, जिसका नीचे दिया गया है। कहता है अश्योरेंस प्रोवाइड करने में 3 पार्टीज होती है, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक इंटेंडेड यूजर। मतलब क्या, ध्यान से सुनना बेटा। प्रैक्टिशनर मतलब कौन होता है? अब देखो मैं यहाँ पे आपके इजी के लिए एक चार्ट, एक वही वाला चार्ट बना देती हूँ। अश्योरेंस वाला चार्ट आपने पढ़ा था, हिस्टोरिकल एफएस में हो गया, एक हो गई ऑडिट, एक हो गया रिव्यू। फिर नॉन हिस्टोरिकल एफएस मतलब जब आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो, कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो। अब ये नॉन हिस्टोरिकल एफएस में मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पे क्या आ गया, नॉन हिस्टोरिकल एफएस में क्या आ गया, अश्योरेंस, जैसे बजट वगैरह चेक करना। अब ये क्या कहता है, ये हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट। कहता है 3 पार्टीज हो गए, एक हो गया बेटा प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब वो आदमी जो अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो एक तरीके से ओपिनियन दे रहा है। प्रैक्टिशनर मतलब वो आदमी जो अश्योरेंस दे रहा है। अब ये एक चीज, अब आप इस चीज को समझना, अब आप एकदम अच्छे से समझना, ऑडिट तुमको समझेगा। देख, प्रैक्टिशनर जो वर्ड है, ये वर्ड ऑडिटर से ब्रॉडर है। कहता हम वर्ड प्रैक्टिशनर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिशनर का वर्ड ऑडिटर वर्ड से ब्रॉड है। क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ वो होता है जो ऑडिट करता है। कहता ऑडिटर, ऑडिटर तो वो होता है जो ऑडिट करता है। ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल एफएस। पर जो प्रैक्टिशनर होता है वो अश्योरेंस जरूरी नहीं है सिर्फ हिस्टोरिकल एफएस पे ही दे,
नॉन हिस्टोरिकल एफएस पे भी देता है। कहता है ऑडिटर तो मतलब वो आदमी होता है जो अपना ओपिनियन हिस्टोरिकल एफएस पे भी देता है। अश्योरेंस में तो नॉन हिस्टोरिकल एफएस की भी बात की गई है। तो कहता है इसलिए वर्ड ऑडिटर नहीं यूज किया, इसलिए वर्ड प्रैक्टिशनर यूज किया है, क्योंकि जब आप वर्ड ऑडिटर यूज कर देते हो तो स्कोप बहुत नैरो हो गया। ऑडिटर मतलब वो जो ऑडिट कर रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, पर अश्योरेंस तो आप नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रोवाइड कर रहे हो, बजट पे, फोरकास्ट पे। तो कहता है यहां पे आप अश्योरेंस नॉन हिस्टोरिकल के भी दे रहे हो। तो कहता है वर्ड आप यूज करोगे प्रैक्टिशनर, क्योंकि जब आप ऑडिटर बोल देते हो तो ऑडिटर मतलब वो जो ऑडिट कर रहा है हिस्टोरिकल एफएस की, सिर्फ इतने से सीमित हो जाता है। पर प्रैक्टिशनर मतलब वो जो नॉन हिस्टोरिकल एफएस को भी, जैसे प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स को, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स को, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम को रिव्यू करना, ये सब काम भी तो अश्योरेंस में आ जाते हैं। तो कहता है इसलिए प्रैक्टिशनर यूज किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिशनर मतलब वो जो अश्योरेंस प्रोवाइड करे, नॉट नेसेसरीली ऑन हिस्टोरिकल एफएस, वो अलग नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी अपना ओपिनियन दे। तो प्रैक्टिशनर वर्ड को हम सिर्फ ऑडिटर नहीं बोलेंगे, नहीं वैसे सीएजी प्रोवाइड करते हैं, नमन, ठीक है। सारे वर्ड को समझा क्या, सारी बच्चों को सबको समझा क्या ये चीज, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहता वर्ड प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू से ऑडिटर, तो ऑडिटर इज अ पर्सन हु ऑडिट्स द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अश्योरेंस में यू चेक नॉन हिस्टोरिकल एफएस ऑल्सो, नॉन हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। तो प्रैक्टिशनर इज द वन हु प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन नॉन हिस्टोरिकल एफएस ऑल्सो। तो कहता है आप सिर्फ ऑडिटर नहीं कह सकते, आप वर्ड बोलोगे प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन हो गई। अब मुझे बताओ, अगर आप ऑडिट करने गए हो, अगर आप ऑडिट करने गए हो किसकी, हिस्टोरिकल एफएस की, तो जिसने इसको बनाया वो हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिन्होंने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। जैसे अगर आप ऑडिट करने गए हो तो जिसने हिस्टोरिकल एफएस को बनाया, रिव्यू करने गए हो तो जिसने हिस्टोरिकल एफएस को बनाया। अब मान लो तुम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए हो तो जिसने बजट को बनाया वो हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसने सब्जेक्ट मैटर को बनाया है, ठीक है। एंड इंटेंडेड यूजर मतलब कौन होता है, इंटेंडेड यूजर्स आर द पर्सन फॉर हुम एन अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। मुझे बताओ, ऑडिट करके आप ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए प्रिपेयर करते हो, शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो लोग कौन हो गए, यूजर्स हो गए। अब मान लो रिव्यू करके तुम रिपोर्ट किसको दे रहे हो, लेट्स से मैनेजमेंट ही तुमसे रिव्यू करवा रहा है तो तुम मैनेजमेंट को ही दे रहे हो। यूजर मतलब वो हो गए वो लोग जिनके लिए तुम अश्योरेंस रिपोर्ट बना रहे हो। अब मान लो मैनेजमेंट ने तुम्हें बनाया है, मैनेजमेंट ने बुलाया है और बोला है हमारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर दो ना, तुम काम किसके लिए कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए। ऑडिट तुम किसके लिए कर रहे हो, शेयर होल्डर्स के लिए। तो कहते हैं यूजर्स मतलब वो लोग जिनके लिए तुम अश्योरेंस रिपोर्ट बनाओगे, जो इस रिपोर्ट को यूज करके डिसीजंस लेंगे। पर्सन में मेक द रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजन, मतलब पर्सन जो इस रिपोर्ट को यूज करके डिसीजन लेंगे। इंटेंडेड यूजर मतलब वो लोग जिनके लिए आप अश्योरेंस रिपोर्ट बना रहे हो। सबको समझा, सबको समझा एवरीबडी। तो मुझे बता दो, अश्योरेंस में 3 पार्टीज हो गए, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बेटा, ये मैंने आपको चार्ट कहीं पे भी नहीं लिखा है आपकी बुक में, ये चार्ट इसलिए बनाया ताकि तुम इन 3 चीजों को समझो कि अश्योरेंस में हिस्टोरिकल भी हो गया, नॉन हिस्टोरिकल भी हो गया। हिस्टोरिकल का रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिट, हिस्टोरिकल में सिर्फ लिमिटेड अश्योरेंस देना रिव्यू, नॉन हिस्टोरिकल मतलब प्रोजेक्टेड कंट्रोल्स, उनको चेक करने आए हो तो नॉन हिस्टोरिकल एफएस को चेक करने आए हो और उसके ऊपर अश्योरेंस दे रहे हो। तो कहते हैं 3 पार्टीज हो गए, एक जो काम कर रहा है, एक जिसने इस काम को बनाया है, तीसरा जिसके लिए रिपोर्ट बनाई है। सबको समझा एवरीबडी। तो कहता है एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होते हैं। और भी एलिमेंट्स आप पढ़ोगे, अब बहुत इजी है, सारे बच्चे देखना, इसको लिखेंगे भी अपने, डोंट यू वरी चाइल्ड, इसको लिखने भी वाले हैं। तो कहता है देखो एक बात बताइएगा, अरे अटक गया रे, बांगतान इंटेंडेड यूजर्स। बेटा बांगतान, बेटा कैसी बातें कर रहा है, ऑडिट किसके लिए, अगर अब डिपेंड्स ना तुम क्या करने गए हो। अगर तुम ऑडिट करने गए हो तो मुझे बताओ रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो। लेट्स से तुम किसी कंपनी की ऑडिट करने गए हो, सारे बच्चे मुझे बताओ, दिमाग यूज करने का है, लॉजिक के साथ सोचो। अब इतना तुम पढ़ चुके, आज ही की क्लास में पढ़कर आए हो, ऑडिट में रिपोर्ट किसके लिए बनाते हो। मुझे बताओ, कंपनी की ऑडिट करने गए हो, तुम रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो,
तुम कंपनी की ऑडिट करने गए हो, तुम रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? ये जो तुम अश्योरेंस रिपोर्ट बना रहे हो, ये ऑडिट मतलब एक तरीके से अश्योरेंस दे रहे हो, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो। ये रिपोर्ट तुम किसके लिए बना रहे हो बताओ? ये रिपोर्ट तुम किसके लिए दे रहे हो? लॉजिक के साथ बताओ। ऑडिट में आप रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हो। तो शेयर होल्डर कौन हो गए जो रिपोर्ट को पढ़ेंगे? यूजर्स हो गए। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चौथे पांचवें लेक्चर पे हो बेटा। ऑडिट में रिपोर्ट खुद के लिए तो नहीं बनाएगा, शेयर होल्डर के लिए ही रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है मैडम, ओके। आई होप इतना तो समझे आप, पांचवें क्लास में आ चुके हो। ये ऊपर अपनों ने दीवार को नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको ही पढ़ाया था। मैंने ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बनाते हैं, है ना? सही है मैडम, समझ गया मैडम। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कंपनी ने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। अब इन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बैंक के पास गए हो लोन लेने के लिए, ठीक है। कंपनी ने फोरकास्ट बजट वगैरह बनाया और बैंक के पास आप लोन लेने गए हो। तो बैंक क्या कह रहा है, इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक करवा के लाओ। तो यहां पे प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा है? नहीं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा है। तो यहां प्रैक्टिशनर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? अश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ, अब ये जो आपकी रिपोर्ट होगी इसे कौन पढ़ेगा? ये जो अश्योरेंस रिपोर्ट तुम बनाओगे कि प्रोजेक्टेड एफएस ठीक से बने कि नहीं, ये रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? बैंक पढ़ेगा। तो यूजर कौन हो गया? बैंक हो गया। हो सकता है मैनेजमेंट ने तुम्हें बोला हो कि यार हमने प्रोजेक्टेड बनाए तो हैं, पर जरा हमें बता दो ना हमने ठीक से बनाए हैं कि नहीं। तो यूजर कौन हो गया? मैनेजमेंट हो गया। तो कहता है यूजर मतलब वो लोग जिनके लिए रिपोर्ट बनाई। आपको समझ रहे हैं? अब अगर ऑडिट कर रहे हो तो रिपोर्ट शेयर होल्डर के लिए बना रहे हो, अश्योरेंस में रिव्यू कर रहे हो तो हो सकता है आप किसी पार्टी के लिए, जो जिसने बोला है रिव्यू करवाया उसके लिए रिव्यू कर रहे हो सकता है मैनेजमेंट के लिए रिव्यू कर रहे हो सकता है प्रोजेक्टेड एफएस तुम, मैनेजमेंट ने बोला है हमें बताओ कि ये प्रोजेक्टेड एफएस ठीक है कि नहीं, तो आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो सकता है बैंक ने बोला है आपको कि ये चेक करके बताओ, तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। तो बेसिकली यूजर्स मतलब वो जिनके लिए आपने अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की है। सबको समझा? जब मैं वर्ड बोलती हूं अश्योरेंस रिपोर्ट, तो अश्योरेंस रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट भी आता है, रिव्यू की रिपोर्ट भी आती है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो तो उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। सबको समझ रहा है? सबको समझ रहा है बेटा? आई होप आपको ये चार्ट से तो समझ रहा होगा, इतनी कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले चार्ट बनवाया। इस चार्ट से आपको समझ रहा होगा। आई होप आपको ये दिख रहा है बेटा, एश्योरेंस में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट का। मैडम दूसरा एलिमेंट क्या हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट का? कहता है अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। मतलब अश्योरेंस में वापस से लिख रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हिस्टोरिकल एफएस, नॉन हिस्टोरिकल एफएस, इसको अगर तुम रीजनेबल अश्योरेंसेस का प्रोवाइड कर रहे हो मतलब ऑडिट कर रहे हो, अगर तुम लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो मतलब तुम रिव्यू कर रहे हो। नॉन हिस्टोरिकल मतलब जब तुम प्रोजेक्टेड एफएस को चेक कर रहे हो, कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो, दैट इज नॉन अश्योरेंस बेटा, है ना? ये आप कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो? अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो। अब क्या कहता है सब्जेक्ट मैटर मतलब इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर एग्जामिन करने आया है। अब अगर ऑडिट करने आया है, कहता है जब मान लो आप ऑडिट कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गए? सब्जेक्ट मैटर हो गए। सब्जेक्ट मैटर मतलब किस चीज को करने के लिए, चेक करने के लिए आया है प्रैक्टिशनर। कहता है मान लो ऑडिट करने आया है, तो मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखी हुई बातें हैं उनको चेक करने आया है। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट मैटर मतलब प्रैक्टिशनर किस काम को करने के लिए, किस चीज के ऊपर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। कहता है अगर वो ऑडिट करने आया है तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है, ठीक है। अब मान लो वो कोई अश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करने आया, तो हो सकता है वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने आया हो। तो कहता है अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा। अब ये भी आपको पता है क्या? सूटेबल क्राइटेरिया मतलब किस बेंचमार्क, क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क, जिसके बेसिस पर आप सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करोगे। अच्छा, ऑडिट कैसे करते हो? एसेज के हिसाब से करते हो। रिव्यू किसके हिसाब से करते हो? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। अगर आप अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करते हो। तो सूटेबल क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क जिसके बेसिस पर तुम सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट कर रहे हो, लाइक स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशन, जिनके हिसाब से, जैसे ऑडिट आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से करते हो, रिव्यू आप स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। तो बेटा सूटेबल क्राइटेरिया मतलब एक प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को किस बेसिस पे चेक करता है, तो दैट इज द बेंचमार्क जिसके बेसिस पर चेक किया जाता है, राइट। तो ये हो गया सूटेबल क्राइटेरिया। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको अश्योरेंस प्रोवाइड करना है, अश्योरेंस मतलब ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, हो सकता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट करने आया है, हो सकता है रिव्यू करने आया है, हो सकता है नॉन हिस्टोरिकल चीजें चेक करने आया हो। तो कहता है ओपिनियन देने के लिए, चाहे तुम ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, कोई दूसरी अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कहता है प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने की जरूरत होती है, क्योंकि अश्योरेंस में आप अपना ओपिनियन देते हो। चाहे ऑडिट करोगे तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, रिव्यू कर रहे हो तो उतना ज्यादा रीजनेबल नहीं, पर आप लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। जब आप हिस्टोरिकल स्टेटमेंट के अलावा जैसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो तो आप मॉडरेट अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। तो कहता है प्रैक्टिशनर मतलब वो जो अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूतों के बेसिस पे, मतलब ऑडिटर कंक्लूजन्स फॉर्म करेगा और ओपिनियन देगा। सफिशिएंट सबूत ऑब्टेन करना जरूरी है। सफिशिएंट मतलब ठीक क्वांटिटी के सबूत ऑब्टेन करना जरूरी है। अप्रोप्रिएट मतलब गुड क्वालिटी के सबूत ऑब्टेन करना जरूरी है। तो कहता है प्रैक्टिशनर जब अश्योरेंस सर्विसेज देता है तो प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए ओपिनियन देने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सफिशिएंट मतलब अच्छे क्वांटिटी में, अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे क्वालिटी के। दो सबूतों के बेसिस पे मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकती हूँ क्या? तुम बताना। मैंने ऑडिट किया है बेटा, मेरे को 2-3 सबूत मिल गए, उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ क्या? नहीं, सबूत सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। मतलब एविडेंस, कहता है एविडेंस बोथ सफिशिएंट भी होने चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी के भी होने चाहिए और ठीक क्वांटिटी में भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां पे आना और कहता है आप एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देते हो। चाहे आप ऑडिट भी करो तो ऑडिट में भी आप क्या करते हो? एक रिटन रिपोर्ट देते हो। रिव्यू भी कर रहे हो तो आप रिटन रिपोर्ट देते हो। कहता है अ रिटन रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड, जिसमें कंक्लूजन होता है, कन्वेइंग द अश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को चेक करके, सब्जेक्ट मैटर को चेक करके जो आप अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो ना, वो एक रिटन रिपोर्ट में करते हो। जैसे ऑडिट रिपोर्ट एक रिटन रिपोर्ट है, तो अश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। जब आप कोई भी तरीके के अश्योरेंस एंगेजमेंट पे आए हो तो ऑडिटर एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देता है। जैसे ऑडिट करने आया है तो रिटन ऑडिट रिपोर्ट देता है, रिव्यू करने आया है तो रिटन रिव्यू रिपोर्ट देता है, और किसी तरह की अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रिटन रिपोर्ट देता है। कहता है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में रिटन रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एज एन आउटकम ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट जब खत्म होता है तो ऑडिटर एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें ऑडिटर अपना कंक्लूजन देता है, कंटेनिंग कंक्लूजन ऑन दी सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर पे कंक्लूजन देता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल जैसे क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब मेरे को एक बात बताना, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के क्या एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा था? 3 पार्टीज होते हैं। एक होता है प्रैक्टिशनर जो अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है,
एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर किया है, एक यूजर मतलब पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द अश्योरेंस रिपोर्ट। फिर आपने बोला अश्योरेंस एंगेजमेंट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके ऊपर आप अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रैक्टिशनर जिस पे अश्योरेंस दे रहा है, वो गया सब्जेक्ट मैटर। अच्छा उसके बाद आपने क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी बता दो। सुटेबल क्राइटेरिया, सुटेबल क्राइटेरिया, एससी, सुटेबल क्राइटेरिया। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब बेटा जिस बेंचमार्क के हिसाब से आप काम करते हो, बेंचमार्क ऑन द बेसिस ऑफ विच यू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर को तुम किस बेंचमार्क के हिसाब से इवैल्यूएट करोगे, लाइक स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, उसे हम कहते हैं सुटेबल क्राइटेरिया। उसके बाद में आप अश्योरेंस में क्या देते हो, एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देते हो। कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट में प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा बेटा, ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करता है। कहता है जब ऑडिटर चाहे ऑडिट कर रहा हो चाहे रिव्यू कर रहा हो, तो ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करेगा। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सबको समझा? बेटा बहुत इजी है मुकुल, आई डोंट नो आपको क्यों डिफिकल्ट लगा, बट जनरली ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या है जो आपको समझ में ना आए, मतलब बेसिक बातें भी नहीं है ये। इट्स जस्ट वो बता रहा है कि कितने तरीके की सर्विसेज होती है जिसमें आप रीजनेबल अश्योरेंस दोगे, वो ये होती है। आपको वर्ड्स के मतलब समझ में आने चाहिए। दिमाग का दही हो गया ऋषि, तो बेटा आपको ब्लॉक कर देते हैं फिर। चलो ओके, ओके बेटा बाय, चलो ओके। कोई बात नहीं, दही नहीं करना हमें, कोई बात नहीं, दही नहीं बनाना दिमाग का बेटा, गलत बात हो जाएगी ना। चलो आ जाओ, चलो ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। चलो एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, सभी बच्चों को समझ गया? चलो आजा बेटा, वेरी वेरी गुड। तो अब मेरे को एक बात बता दो, एक बात बता दो सारे बच्चे, आज मैं आपको बल्कि लिखवाने के अलावा ना, पहले इसको लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम लिख लेंगे। अभी इन कंटिन्यूएशन है, तो एक चीज समझो, ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क होगा। ऑडिट में ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस की एंगेजमेंट है, मतलब ऑडिटर ऑडिट में इतनी चेकिंग करता है कि वो लोगों को एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सके। रीजनेबल अश्योरेंस बेटा हाई लेवल का अश्योरेंस होता है। कैसे लेवल का अश्योरेंस है? हाई लेवल, जिसमें लोगों को वो गारंटी तो नहीं दे रहा, पर एक बहुत ऊंचा आश्वासन दे रहा है कि मैंने जो चेक किया है ना, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर पूरी चेकिंग करने के बाद एक हाई लेवल का अश्योरेंस देता है, उसको कहते हैं हम ऑडिट। रिव्यू में वो इतनी चेकिंग नहीं करता है, वो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू में आप इतना हाई लेवल का अश्योरेंस नहीं बताते हो कि जो मैंने चेक कर लिया वो सच में ठीक ही होगा। कहते हैं रिव्यू में आप लो लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, ऑडिट से लो लेवल का। आप इतनी चेकिंग करते ही नहीं हो रिव्यू में, आप तो बस ये देख रहे हो बुक्स के हिसाब से एफएस बने हैं क्या, उतना सा रिव्यू कर रहे हो। तो रिव्यू में आप फ्यू प्रोसीजर्स करते हो, बहुत ज्यादा प्रोसीजर नहीं करते, थोड़े से प्रोसीजर करके आप सबूत इकट्ठे कर लेते हो, जिसके बेसिस पे लिमिटेड कंक्लूजन देते हो। यहां पे आप लोगों को बहुत ऊंचा आश्वासन देते हो, यहां पे आप लोगों को लोअर आश्वासन देते हो, ऑडिट से कम लेवल का अश्योरेंस देते हो। आप फ्यू प्रोसीजर्स करते हो, उसके बेसिस पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे कर लेते हो और लिमिटेड कंक्लूजन्स प्रोवाइड करते हो। आप कोई रीजनेबल कंक्लूजन नहीं दे रहे कि जो मैंने चेक कर लिया वो सच सही होगा। यहां पे ऑडिट में तो आप बहुत चेकिंग करके एक हाई लेवल का अश्योरेंस देते हो। रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, मतलब आप इतना आश्वासन नहीं दे रहे कि सब कुछ इधर ठीक ही लिखा है। आप सिर्फ ये कह रहे हो भाई मैं तो इतने के लिए आया था,
मैं तो सिर्फ ये चेक करने के लिए आया था कि बुक्स एफएस के हिसाब से बने, मतलब एफएस बुक्स के हिसाब से बने कि नहीं, उतना ही बता पाऊंगा। अब उसमें जो लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ऑडिटर यहाँ पे लो लेवल का अश्योरेंस देता है, फ्यू ऑडिट प्रोसीजर्स करता है, जिससे कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर कर सके, मतलब थोड़े बहुत एविडेंस गैदर करके वो लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। ऑडिट और रिव्यू में समझा? ऑडिट और रिव्यू, ऑडिट और रिव्यू का समझा क्या मतलब? ऑडिट आप समझते हो, क्योंकि आई होप आप ऊपर भी डेफिनेशन में भी हम इतनी डिटेल में ऑडिट पढ़कर आए थे कि क्या होता है। रिव्यू मतलब उतनी डिटेल में चेकिंग ना करना, लोअर लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड करना। ऑडिटर कह ही नहीं रहा, मतलब ऑडिटर नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर ये कह ही नहीं रहा जो लिखा है वो ठीक है। वो कह रहा है हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से है, मेरे को नहीं पता अब जो लिखा है वो सही है, उतना मैं चेक नहीं किया, मैंने तो लिमिटेड चेकिंग की है, लिमिटेड सबूत इकट्ठे किए हैं और मैं लिमिटेड कंक्लूजन दे रहा हूं। तो यहां पे ना एक चीज देखना, यहां पे सेम वही, अब देखना एवरीबडी, ये क्या कहता है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में फर्क क्या है? अगेन सेम थिंग, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट को हम क्या कहते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। और जिसमें आप लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो वो क्या हो गया? रिव्यू। कहता है इन दोनों में फर्क क्या है, वापस से फर्क बताया गया है, ध्यान से सुनना। कहता है यहां पे ना आप हाई लेवल का अश्योरेंस देते हो, रीजनेबल अश्योरेंस में आप रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, हाई लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। पर जो रिव्यू होता है वो एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, यहां आप लो लेवल का अश्योरेंस देते हो देन रीजनेबल अश्योरेंस। कहता है आप रीजनेबल अश्योरेंस जितना अश्योरेंस नहीं देते, आप लोअर लेवल का अश्योरेंस देते हो। कहता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में आप लो लेवल का, आप 100% कह ही नहीं रही मैं तो जो किया है ठीक है, नहीं, आप तो लो लेवल का अश्योरेंस देते हो, रीजनेबल अश्योरेंस से कम लेवल का अश्योरेंस आप देते हो। ठीक है, यहां पे आप एक्सटेंसिव प्रोसीजर करते हो, आप बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हो। ऑडिट में ऑडिटर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, इतने प्रोसीजर्स करता है ताकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे कर सके जिनके बेसिस पे ओपिनियन देगा। कहता है यहां पे वो कम प्रोसीजर्स करता है एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। इससे अगर हम इससे कंपेयर करें तो ऑडिटर बहुत कम प्रोसीजर करता है। कहता है यहां पे आप अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूतों के बेसिस पे एक रीजनेबल कंक्लूजन देते हो, आप एक हेवी मतलब हाई लेवल का कंक्लूजन फॉर्म करते हो। यहां पे आप उतने सबूत भी इकट्ठे नहीं करते, आप तो फ्यू प्रोसीजर्स कर रहे हो, थोड़े बहुत प्रोसीजर करते हो जिससे आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे कर लेते हो, लिमिटेड कंक्लूजन देते हो। यहां पे आप लिमिटेड कंक्लूजन देते हो, यहां पे आप रीजनेबल कंक्लूजन देते हो। या ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है, हाई लेवल का अश्योरेंस देते हो, रीजनेबल कंक्लूजन देते हो, बहुत सारा काम करते हो और सबूत इकट्ठे करते हो। यहां कम काम करते हो और अश्योरेंस भी कम लेवल का देते हो, लिमिटेड कंक्लूजन। कहता है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है ऑडिट एंगेजमेंट, वैसे ही लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है रिव्यू एंगेजमेंट। अब सबको समझा? सबको फर्क समझा? ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क? ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा एविडेंस, बहुत ज्यादा बड़ा रीजनेबल कंक्लूजन ऑडिट। रिव्यू मतलब कम काम, कम चेकिंग, कम प्रोसीजर, कम अश्योरेंस, वो हो गया रिव्यू। ठीक है, चलो एवरीबडी, अभी आपके पास समय है, लिखेंगे क्या आपने? ये चार्ट मैं आपका बनवा दूं वापस से, ये चार्ट बनवाऊं? चार्ट बनाए अभी ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, आज की आज ही फिट हो जाए। लिखे? चलो सारे बच्चे अब आप मेरे साथ लिखोगे ना बेटा, कुछ चीजें तो लिख लो जाते जाते, थोड़ी बहुत चीजें लिख लो, ठीक है? एक चल चार्ट तो बना ले, बाकी सब कल लिख लेना। चार्ट तो बना ले, चार्ट से तुम कभी भी रेफर कर सकते हो ना। तो ये देखो एक चार्ट बना लो, अभी टाइम है, हाँ 10 मिनट का टाइम है अभी। मैम वो चार्ट नहीं, अभी मेरे साथ बनाओगे, चलो लास्ट लास्ट प्लीज 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 मैडम कर नहीं मैडम। अच्छा चल कोई बात नहीं, छोड़ कल बना लेंगे, ठीक है। चल तुमने ना बोला तो तुम्हारी ना है, तो उस तुम्हारी ना में मेरी हाँ नहीं हो सकती, ठीक है? चलो ठीक है। क्लास तो 1.5 आवर्स की थी ना, मैंने कहा था ना कभी कभी 1 आवर 45 मिनट्स भी लूंगी, कहा था ना तुमको, कहा था ना, फिर क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखवा दो आज, है ना? देखो
ठीक है चलो लिख लेते। अब कोई बच्चा कह रहा है मैडम लिखवा दो यार, ऐसे तो हम लोग कभी भी कुछ भी कहते रहेंगे, थोड़ी ना हमारी सारी बात मान लोगी आप। चल आजा 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 आजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 2 मिनट नहीं लगेंगे। मन पे पत्थर रख लेना चाहिए। मन पे पत्थर रख के मैंने कॉन्सेप्ट लिख लिया, मन पे पत्थर रख के मैंने कॉन्सेप्ट लिख लिया, बाद में मैंने रिवाइज करके उसको समझ लिया। चलो आजा 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 आजो 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 आजो, बाय बाय नहीं कहते, देखो बाय बाय नहीं कहते बेटा, कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं, आजा आजा। अब इतनी देर में तो हम लिख भी लेते, तुमको जितना मैं कन्विंस कर रही हूं ना उतनी देर में तो हम लिख भी लेते। आओ डिफरेंट, आओ जल्दी जल्दी लिख लो। चलो डिफरेंट, एकदम मैं भी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखूंगी, तुमसे ज्यादा बढ़िया हैंड राइटिंग में, बस जेलस मत हो जाना। डिफरेंट सर्विसेज बाय प्रैक्टिशनर। डिफरेंट सर्विसेज जो एक प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करता है। देखो हो सकता है वो क्या दे रहा हो, अश्योरेंस रिलेटेड। अब तुमको क्या ही है, देखो अश्योरेंस तुम सब जानते हो, मुझे तुम्हें को चार्ट वैसे होमवर्क दे देना चाहिए था, बट तुम जानते हो, लिख सकते हो नॉन अश्योरेंस रिलेटेड। ठीक है, अश्योरेंस रिलेटेड। अब इधर आ जाओ, अश्योरेंस रिलेटेड मतलब अश्योरेंस हो सकता है आप किस रिलेशन में दे रहे हो, इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है अश्योरेंस आप किस रिलेशन में दे रहे हो, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ इसमें क्या है, अश्योरेंस में, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो इसको कहते हैं ऑडिट, जो आप किसके हिसाब से करते हो, एसेस के हिसाब से। अगर आप लिमिटेड चेकिंग कर रहे हो जिसमें आप लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, रिव्यू। जो आप स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो, सूटेबल क्राइटेरिया कहते हैं ना, तो एसआरई ऐसे क्या है, सूटेबल क्राइटेरिया, जिन गाइडलाइंस जिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करते हो। अब यहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं, अदर देन दोज हिस्टोरिकल, जैसे आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने आ गए, बजट वगैरह को चेक करने आ गए, लेट से आप कंट्रोल्स को चेक करने आ गए, कंट्रोल्स को एग्जामिन करने आ गए, तो ये सब क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल एफएस। इन सबको हम क्या कहते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये किस तरीके की एंगेजमेंट है, अश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये किस हिसाब से करते हो, एसएई के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, एसएई, ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अब नॉन अश्योरेंस मतलब क्या हो गया, जैसे लेट्स से मैनेजमेंट of a company called you to prepare their FS, तो ये क्या हो गई, नॉन अश्योरेंस। ऑडिटर गिव्स नो अश्योरेंस, ऑडिटर प्रोवाइड्स नो अश्योरेंस। यहां पे ऑडिटर कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा, कोई ओपिनियन वगैरह दे रहा है क्या, नहीं, कोई तरह का ओपिनियन नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्या था, बस इतनी सी तो बात थी। जीतू कह रहा है मैम एसआरई क्या है, बेटा 25वीं बार रिपीट होगा, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। बेटा किसके नीचे लिखा हुआ है, देखना, रिव्यू के नीचे लिखा हुआ है। एस वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। तो ए मतलब ऑडिट हो गया, आर मतलब रिव्यू हो गया, ए मतलब अश्योरेंस। मतलब बेटा जीतू, ए जीतू, जीतू भैया, थोड़ा जीतू भैया जैसे एक्ट करो यार, जीतू नाम है आपका, थोड़ा जीतू भैया टाइप एक्ट करो। अब मुझे बता दो, अब मुझे एक बात बता दो, ये तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ, पर मैं अगर तुमको, कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बता रही हूं ना, ये
ये मैंने चार्ट तुमको पहले क्यों बताया, ताकि तुमको समझ जाए क्या क्या अश्योरेंस मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके एलिमेंट्स आपने अभी पढ़े। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसको चेक किया जा रहा है, जिसके हिसाब से ऑडिट की जा रही है, ये हो गए सूटेबल क्राइटेरियाज। इसके बाद चाहे ऑडिट हो, रिव्यू हो, अश्योरेंस हो, एक रिटन रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसको कौन चेक करता है, कैसे चेक करता है, सब तो पढ़ लिया। श्रेयस, ये भगवान, रामायण खत्म हो गई, तू पूछ रहा है राम कौन है। कहता है मैडम हिस्टोरिकल एफएस की अगर रीजनेबल प्रोवाइड कर सकते हैं तो लिमिटेड एश्योरेंस। अरे भाई किसी को ऑडिट नहीं करवानी, एक बात बताओ, दिमाग लगाओ। श्रेयस बेटा, किसी को ऑडिट करवानी है क्या? मान लो किसी एक एंटिटी को आपसे ऑडिट नहीं करवानी, वो आपसे सिर्फ रिव्यू करवाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपसे रिव्यू, रिव्यू सिर्फ ऐसे ही थोड़ी होता है। रिव्यू मान लो आपको एक चेक किया, आपको बुलाया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर दो, इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, रिव्यू। रिव्यू मतलब, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि रिव्यू मतलब, जैसे एक एग्जांपल ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से बने कि नहीं। मान लो तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने के लिए बुला लिया, तो क्या तुम अश्योरेंस प्रोवाइड करोगे? अश्योरेंस ओपिनियन दे रहे हो क्या अपना? तो अश्योरेंस दे रहे हो। तो जो जिस कंपनी को जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। मैनेजमेंट बेटा ये देख ले भाई, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बेटा आपको अपने आप आ जाना चाहिए ना। बोर्ड में अगर आपको राइटिंग समझ भी ना आए ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैनेजमेंट ने आपको क्यों बुलाया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ऊपर भी अपन लोग ने ये बात पढ़ी थी, मैनेजमेंट कॉल्ड यू टू हेल्प प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए ना नॉन एश्योरेंस क्या होता है। तो बोर्ड में क्या नहीं भी लिखा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेन्ड है आपके लिए। ठीक है, चलो ओके बेटा, ओके। एवरीवन एलिमेंट्स को कल लिख लेंगे, ठीक है। नादान परिंदे, कोई बात नहीं, नादान परिंदे, स्मार्ट परिंदे हो जाओगे तुम, डोंट वरी। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू बेटा। बाय मैम, थैंक यू। इसको पढ़कर आ जाना, ठीक है। इसको आप रीड करके आओगे, इसको आप पढ़कर आओगे। ओके ओके, बाय 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 एवरीवन, सी